चलिए लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था? हाँ, अब आ जाओ, अपन भी वो कर ले, कंसेप्ट भी पढ़ ले। लास्ट टर्म पे क्या पढ़ रहे थे? इस बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में लास्ट सवाल कौन सा करा है? अच्छा, टाइप 3 करा दिया था यानी, ठीक है, टाइप 3 करा दिया था। टाइप 3 में लास्ट सवाल बताओ कौन सा करा है? BF3NH2। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए आते हैं टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 और टाइप 5 दो टाइप बचे हुए हैं जो इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए देखें, यहां पे टाइप 4 की अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप 4 पे अपन देखते हैं। देखो टाइप 4 का सवाल क्या पूछेगा? एसिडिक नेचर पे पूछेगा। किस पे पूछेगा? एसिडिक नेचर पे। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब फटाफट से यहां पे देखेंगे सारे लोग। सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन मैंने लिया, कौन सा लिया? सबसे पहला क्वेश्चन सुनिए, मैंने लिया CH3OH यानी कि मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। और मैंने दूसरा क्या लिया? सिलाइल एल्कोहल। क्या ले लिया? सिलाइल एल्कोहल। अब मेरे भाई बताइए, इन दोनों में एसिड तगड़ा कौन होगा? इस बात को समझिएगा। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एसिड का काम क्या है। तो आप मुझे बताइए, एसिड का काम है दुनिया में, एसिड का क्या काम है ये मुझे बताइए। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करता हूं, ये रहा CH3, ये रहा O और ये रहा H, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? मान लीजिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? अगर ये H+ देगा, इसका मतलब क्या करेगा? H+ का इलेक्ट्रॉन छीनेगा और उसको वैसे ही झापड़ मार के भगा देगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूं SiS3 अपन ले लेते, SiS3OH को, तो यहां पे आप मुझे बताइए, यहां पे भी क्या होता? सर एक बॉन्ड को बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इसको H+ को लात मार के भगा देगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहां पे क्या बनेगा? यहां बनेगा CH3O पे नेगेटिव बनेगा। अच्छा, यहां पे क्या बनेगा? यहां पे SiS3 और O पे नेगेटिव बनेगा। सुंदर बात यहां पे देखने वाली और गौर करने वाली क्या है कि भाई ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकंड। अगला ऑक्सीजन कौन से पीरियड का? सेकंड। अच्छा, कार्बन कौन से पीरियड का? सेकंड। अच्छा, सिलिकॉन कौन से पीरियड का? थर्ड। मैंने बोला था फॉर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग वन एटम मस्ट बिलोंग टू सेकंड पीरियड, another atom must belong to third period और second period, दोनों चलेगा। क्या सेकंड हो चाहे थर्ड हो, बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? होगी। पेन छोड़, पहले छोड़ पेन। अगर मैं बात करूं, अभी बोलूंगा ना जब सवाल दूंगा तो करना। यहां पे अगर मैं बात करूं, एक एटम सेकंड का होना चाहिए, अगला एटम कहां का होना चाहिए? थर्ड। या फिर सेकंड का भी वो चलेगा। सर सेकंड थर्ड है, सेकंड सेकंड है, दोनों जगह इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। अब मुझे एक बात बताइए, एक एटम के पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस नेगेटिव चार्ज को क्या मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान सकता हूं या नहीं? एक आपका खुद का इलेक्ट्रॉन था और एक आपने सामने वाले से क्या कर लिया? छीन लिया। तो क्या आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया या नहीं आ गया? अब जरा गौर से यहां पे देखो, क्या यहां पे भी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, ये बताइए। दोनों जगह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब सोचना जरा गौर से, वन एटम बिलोंग टू सेकंड पीरियड, दोनों जगह बिलोंग कर रहा है। वन एटम बिलोंग टू सेकंड और थर्ड पीरियड, दोनों जगह बिलोंग कर रहा है। वन एटम के पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस है। क्या यहां पे भी क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, यहां पे भी है। अब मुद्दे की बात क्या है कि जरा गौर से सुनिएगा, ये सेकंड पीरियड का है, क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है? क्या आप मुझे सोच के बताइए, सेकंड पीरियड वालों के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल होता है? तो जवाब है क्या? नहीं होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें, नो वेकेंट ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड में केवल एक बोरॉन है जिसके पास वेकेंट पी होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है। थर्ड पीरियड वालों के पास क्या एस आता है, पी आता है, क्या डी आता है या नहीं आता है? तो यहां पे क्या आ गया बोलिए जल्दी? वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या आ गया बोलिए जल्दी? वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल आने की वजह से जरा गौर से देखना, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये क्या रहा? खाली कटोरा। अच्छा, यहां पे भी मैंने बात किया तो ये भी क्या रहा? खाली कटोरा। मैं तेरी भर दूंगा, नहीं है ही नहीं भाई। नो वेकेंट ऑर्बिटल, हाँ या ना? तो कहां से मैं तेरी, हर जगह बस भर दूंगा? हाँ भैया, यहाँ पे खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, और नहीं है खाली ऑर्बिटल तो मैं तेरी चाह के भी नहीं भर सकता। समझ रहे हो? अरे हाँ ना बोलो भाई। भरा हुआ है, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, अरे नहीं उतना, मांग के सिंदूर तक भी सीमित रह सकते हो। आओ इधर आओ, यहाँ पे आओ, जरा गौर से मेरी बात को समझना। यहाँ पे जरा गौर से देखना, मैं तेरी भर दूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही।
जी हाँ साहब, इसी बैक बॉन्डिंग को ऑर्गेनिक में आप जाके कह देते हो वेकेंट डी रेजो। क्या कह देते हो? वेकेंट डी रेजो। बड़ा काम आएगा, एक पॉइंट देता हूं आप लोगों को। जब भी नेगेटिव चार्ज के बगल में कौन बैठा हो, फॉस्फोरस, सल्फर या क्लोरीन, ऑर्गेनिक में आपको यही देखने को मिलेगा। कौन कौन? फॉस्फोरस, सल्फर या क्लोरीन। फॉस्फोरस है, सल्फर है या क्लोरीन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि पास्कल। और एक और बात बताता हूं, ये प्रेशर की यूनिट भी होती है, पास्कल। मैं इसको ऐसे याद रखता था, प्रेशर की यूनिट कौन होता है? पास्कल। जेई एडवांस में यही सवाल पूछा गया कि प्रेशर की यूनिट बताइए, तो क्या होगा? पास्कल। यस, ये जेई एडवांस का सवाल रहा है कि प्रेशर की यूनिट बताइए, तो पास्कल होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? नेगेटिव चार्ज के बगल में अगर पास्कल बैठा हो, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये कार्बन पे नेगेटिव बैठा हुआ था। अब स्ट्रक्चर कैसे, सवाल कैसे बनेगा इसके ऊपर मैं बता देता हूं, यहीं से रिलेट कर लो। जैसे यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, मैं कह रहा हूं वहां कार्बन पे नेगेटिव होगा। अब तुमको देगा बगल में फॉस्फोरस, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या देगा? डबल बॉन्ड फॉस्फोरस पे नेगेटिव। अब ये कैसे गया, सुनना जरा गौर से। कार्बन ने जब अपना नेगेटिव फॉस्फोरस के खाली कटोरे में क्या बोला होगा? मैं तेरी भर दूंगा। तब जाके ये स्ट्रक्चर बना होगा कि नहीं बना होगा? यानी कि यहां पे वेकेंट डी रेजो हो चुका है, और यहां पे अभी होने वाला है। अब तुमसे बोलेगा स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए। 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। जैसे ही फॉस्फोरस देखता है उसके आजू बाजू नेगेटिव, जैसे ही देखता है तुरंत करीना बोलेगी, देख रहे हो रोज परेशान करता है। किससे, किसको परेशान करता है? तुम्हारे खाली कटोरे को, रोज शाम को घूरता रहता है। बस एक दिन पकड़ेगा, लेके डाल देगा उसी में। हट, हटा सावन की घटा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे ये देखो, अब जैसे दूसरा स्ट्रक्चर देता हूं, कार्बन है, सल्फर है, लेट सपोज दैट, सुनना, ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल, स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2? 2 ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो चुका है? बैक बॉन्डिंग। अरे हाँ ना बोलो। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात क्या है कि हर कार्बो एनायन के बगल में अगर पास्कल रहे तो वेकेंट डी लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लेना, हर कालू भिखारी चाहता है उसका पड़ोसी उसका बेटा हो। बेटा या फिर लोन पेयर, कुछ भी बोलो, सन या फिर लोन पेयर, कुछ भी बोलिए। हर कालू भिखारी चाहता है उसका पड़ोसी लोन पेयर वाला हो। हर कालू भिखारी चाहता है उसका पड़ोसी लोन पेयर वाला हो। यानी सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही 3 केस दिखेंगे। तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन याद रखना पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले में याद रखना फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये 3। ये एक होता है कौन सा? ये अल्फा रेजो कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? अल्फा रेजो। और इसका नाम क्या होता है? वेकेंट डी रेजो। क्या नाम होता है? वेकेंट डी रेजो। समझ रहे हो? रेजोनेंस टोटल 7 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपने पढ़ा ही है, पॉजिटिव सिंगल डबल, उसके बाद नेगेटिव सिंगल डबल, फिर क्या पढ़ा है? फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फिर आपने क्या पढ़ा है? बोलो जल्दी। लोन पेयर सिंगल डबल। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। पांचवा रेजो कौन सा हो गया? डबल सिंगल डबल। छठा रेजो कौन सा हो गया? वेकेंट डी। सातवां कौन सा हो गया? अल्फा। ये 7 रेजो होते हैं टोटल। ठीक है, कौन कौन से? पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। नेगेटिव के बगल में पास्कल बैठा मिल जाए तो वेकेंट डी रेजो हो जाता है, जिसे इनऑर्गेनिक में आके आप बैक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इसीलिए बैक बॉन्डिंग की पहली लाइन मैंने लिखा था, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। अब देखिए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस कैसे है, उस बात को भी मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं आपको। ये जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। ये नेगेटिव जो है रोज इसके खाली ऑर्बिटल को देख देख के मुस्कुरा रहा था। भाई को दिखा क्या कि रोज उसका खाली ऑर्बिटल परेशान हो रहा है। एक दिन कहता है रुक तेरी, बस समझ रहा हूं मेरी बात को। और तुरंत क्या कहता है? मैं तेरी भर दूंगा। कहता है मैं भी तो यही चाहता था। तो बताइए, अब आप मुझे सोच के बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज नो डाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। जो जितना, मान लीजिए एक बीकर में 5 किलो H+ आ गया और एक बीकर में 2 किलो, कौन ज्यादा एसिडिक था? H+ जितना ज्यादा होगा उसी बेसिस पे एसिडिटी आप निर्धारित कर रहे हो। मैं आपसे क्या कहता हूं? मैं आपसे यह कहता हूं, 5 किलो वाला H+ कब बनेगा? ऐसा ही हवा में पैदा हो जाएगा अपने आप से? जिनेटोगेमी हो जाएगा कि ऑटोगेमी हो जाएगा? बताना जरा। अरे क्या हो जाएगा बताओ ना। कि वैसाक्टोमी हो जाएगा? ये सब तो नहीं होगा ना भाई। अरे हाँ ना बोलो। क्या होगा बेसिकली? H+ कब आएगा? H+ अपने आप से थोड़ी पैदा हो जाएगा। अरे H+ को झापड़ मार के कोई भगाएगा, और झापड़ मार के भगाएगा तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन लेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी? उसके साथ क्या बन रहा है? एनायन। वो एनायन कितना स्टेबल बन रहा है?
इस पे भी तो बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी कि नहीं। मान लो ये एनायन बनने वाला है, यहां पे भी एनायन बना, यहां पे भी, इसको पता है कि मैं एनायन बन के स्टेबल हूं, क्या धड़ल्ले से H प्लस देगा या नहीं देगा? और इसको पता है कि मैं अनस्टेबल हूं, तो ये क्या तेज तेज देगा या धीरे धीरे? यानी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, क्या बोला, बोलो जल्दी। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्या बोला मैंने? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बताओ यहां पे ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल या ये वाला एनायन स्टेबल? कौन सा वाला? पहला वाला। अच्छा, ये वाला कम स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है? बैक बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ, बैक बॉन्डिंग इज अ रिएक्टिंग फिनोमेना और अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। क्या स्टेबलाइजिंग फिनोमेना लग रही है या नहीं लग रही है? ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ा या नहीं बढ़ा? H प्लस जल्दी देगा या नहीं देगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? बस सिंपल सी बात है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? SiS3। तो यहां पे जरा गौर से देखना, वेकेंट डी रेजो होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ गया। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या कर जाता है, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाता है, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। हेंस यहां पे क्या बढ़ता हुआ नजर आया? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अगेन यहां पे किसका कॉन्सेप्ट आया? बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में कितनी बातें मैंने बोली थी? 4। मैंने कहा था 4 याद रखो। पहली बात क्या बोला था? इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला था? इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा क्या बोला था? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोला था? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। तीसरा क्या बोला था? बोलो बोलो, क्या बोला था तीसरा? इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। शेप चेंज होता हुआ नजर आया, स्टेबिलिटी बदलती हुई नजर आई, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ बदलता हुआ नजर आया, एसिडिक स्ट्रेंथ बदलता हुआ नजर आया, लेंथ बदलती हुई नजर आई, एंगल बदलता हुआ नजर आया, शेप बदलता हुआ नजर आया, ज्योमेट्री बदलता हुआ नजर आया। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि बैक बॉन्डिंग क्या है, कि स्टेबलाइजिंग फेनोमेना है या रिएक्टिंग फेनोमेना? सही उत्तर क्या होगा? स्टेबलाइजिंग। रेजोनेंस महज और महज किस लिए आया? अनुनाद साहब, अनुनाद अनुनाद अनुनाद। जी हाँ, हिंदी में कहते हैं अनुनाद। रेजोनेंस, रेजोनेंस का जन्म सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हुआ है। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी। इंडक्टिव का जन्म सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हुआ है। समझ रहा हूं मेरी बात को? एनीवे, आते हैं, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो इसी के बेसिस पे मैं दूसरा सवाल देता हूं। दूसरा सवाल करके बताइएगा मुझे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, लेकिन कोई भी आंसर ऐसे बौकों की तरह चिल्लाएगा नहीं, कॉपी में सॉल्व करके बताओगे। नाम है फ्लोरोफॉर्म और नाम है क्लोरोफॉर्म। न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आइडोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, CHF3 और CHCl3 बोला गया। एसिडिक नेचर बताइए किसका ज्यादा होगा? सवाल यह है, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? फ्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। इसका नाम होता है सर फ्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है फ्लोरोफॉर्म, और इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। एक का नाम है फ्लोरोफॉर्म, एक का नाम है क्लोरोफॉर्म। बताइए, फ्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म? आइए इस बात को देखते हैं थोड़ा सा। इधर देखो, इधर देखो सारे लोग, भाई देखो यहां पे, ये देखो स्ट्रक्चर देखो। ये क्या रहा? फ्लोरीन। ये क्या रहा? फ्लोरीन। ये क्या रहा? फ्लोरीन। और ये क्या रहा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये CHF3 हो गया। मेरे भाई ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। दरअसल बात किया जाए, एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। ये देखिए कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। चल हट, H प्लस कहीं का, बड़ा आया बॉन्ड बनाने, चल भाग यहां से, बड़ा आया बॉन्ड बनाने। अब एक बात बताओ मेरे भाई, जैसे ही तुम H प्लस को निकालोगे, H प्लस को रवाना करोगे मीडियम से, आपको कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। वो बदलती हुई तस्वीर ऐसी होगी कि ये रहा C, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl। वहीं अगर हम बात करें, ये रहा C के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, आजू में देखा तो फ्लोरीन, बाजू में देखा तो फ्लोरीन, नीचे देखा तो फ्लोरीन। सच कहें तो एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वो भी सेकेंड का है। सच कहें तो ये सेकेंड का है और वो थर्ड का है। लेकिन फर्क क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। इन भाई साहब के पास क्या होता है? वेकेंट डी होता है। क्या होता है? बोलिए जल्दी। वेकेंट डी। यही है वेकेंट डी रेजो का वो कंसेप्ट जिससे सवाल उठता है। ठीक है, यही बात मैं आपको बोल रहा था। कार्बो नेगेटिव के बगल में फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो हमेशा क्या होगा? अजी देख रहे हो, वो नेगेटिव रोज रोज हमारी खाली ऑर्बिटल को देखता रहता है बस। समझ रहा हो मेरी बात को? यहां ऐसी समस्या ही नहीं है। यहां अगर ये ऐसी समस्या है ही नहीं
किसी ने चुगली कर दी कि क्लोरीन से कि भाई तुम्हारे घर में खाली ऑर्बिटल है और बगल में बैठा नेगेटिव चार्ज, रोज शाम को छत पे आता है और उसको देख के मुस्कुराता है, कहता है इसकी ऐसी की तैसी, मैं तेरी भर दूंगा। कहता है मैं भी तो यही चाहता था। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझने की कोशिश करो। तो यहां पे जरा गौर से, यहां पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है या कम है, ये बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन यहां पे क्या हो गई, ज्यादा, क्योंकि रेजो लग गया तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा। रेजो को ही इनऑर्गेनिक में आप बैक बॉन्डिंग कह रहे हो, तो यहां पे क्या है, वेकेंट डी होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ गया। और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या कम होती है, पहले ये बताओ। ज्यादा होती है, तो यहां पे जवाब क्या होगा कि एस क्या हो गया इसका, ज्यादा, यानी कि क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू वेकेंट डी रेजो, किसकी वजह से, वेकेंट डी रेजो। रेजो को ही, रेजो का एक स्पेशल केस है बैक बॉन्डिंग, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। रेजो का स्पेशल केस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वेकेंट पी या वेकेंट डी रेजो जो इनऑर्गेनिक में होता है, उसी को यहां आके आप बैक बॉन्डिंग कह रहे हो, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। अब आगे अगर हम बात करते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक सवाल दें तो करके बता देंगे, पक्का, सोच लो। सवाल मेरा है तीसरा। अब तीसरा सवाल थोड़ा मिक्स्ड है, टाइप 5 पे आ जाते हैं। टाइप कौन सा था, ये 4 था ना, टाइप 4 ही था ना वो तो। चलो ठीक है, तो टाइप 5 पे आ जाते हैं, मिक्स्ड पे आ जाते हैं, और मिक्स्ड पे एक सवाल करके बताना। सवाल मेरा क्या है, मैंने कहा CF2 डाया और मैंने कहा CCl2 डाया, विच वन इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। CF2 डाया एंड CCl2 डाया, CCl2 डाया ज्यादा स्टेबल है, CF2 डाया, निर्धारित कर लो पहले CF2 है या CCl2 है। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, हाँ। आइए इधर देखिए, इधर देखिए, सुनिए। दरअसल कार्बीन दो तरह के होते हैं, कार्बीन दो तरह का होता है। एक होता है आपका सिंगलेट, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप लोग, एक होता है सिंगलेट और एक कौन सा होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट में अंतर क्या होता है, देखो जरा गौर से समझने की कोशिश करना। सिंगलेट और ट्रिपलेट में कार्बन के, मान लो मैंने कहा 2 बॉन्ड बन गए, ये एक बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, F से बनाओ Cl से बनाओ, कितने कटोरे इसके पास खाली रहेंगे, 2। अरे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात तो, 2 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन अपने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, 2। अरे खर्च करेगा या नहीं करेगा। अब इसके पास कंडीशन कितनी है, कंडीशन 2 है। 2 कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कंडीशन जरा गौर से सुनना, पहली कंडीशन इसके पास कौन सी है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे। देखो कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 इसने बॉन्डिंग में खर्च कर दिए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन। अब 2 कंडीशन है इसके पास, 2 कंडीशन क्या क्या है वो सुनिए यहां पे, वो मैं आपके सामने लिखता हूं, ये जरा गौर से सुनना। यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये एक बारी यहां बना लेते हैं और एक बारी यहां बना लेते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे रखूं, मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रखूंगा, और मेरी इच्छा करती है कि नहीं मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही कटोरे में रखूंगा, एक को खाली रखूंगा। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, मैंने एक लाइन लिखवाई थी, क्या लाइन लिखवाई थी, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल वाला टॉपिक खोलो, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल वाला टॉपिक खोलिए, और उसमें NO2 वाला पॉइंट पढ़िए, नीचे से तीसरा सवाल। नीचे से तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या नीचे से तीसरा पॉइंट, नीचे से, अरे जितना सवाल था टोटल, लास्ट वाला सवाल कौन सा है, ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। कॉपी की छत पे इसके लिए कुछ रीजनिंग लिखवाई है, क्या लिखवाया है, जनरली अनपेयर्ड कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। क्या बोला है, जनरली अनपेयर्ड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। सबसे पहली चीज क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, और कैसी होती है, कलर्ड। ये बताओ यहां पे अनपेयर्ड है या यहां अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड ऊपर वाले में, तो पैरामैग्नेटिक ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो भाई, जबकि ये कैसा दिख रहा है, बोलो जल्दी, पेयर्ड, तो ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। अब CCl2 डाया और CF2 डाया का मतलब समझ में आया या नहीं आया, फिर से सुनना, जनरली अनपेयर्ड कंटेनिंग जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। अब देखो यहां पे एक एक अनपेयर्ड है और यहां पे क्या है, बोलो जल्दी, एक है लेकिन वो कैसा है, पेयर्ड।
ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डाया। सर हमें कैसा पता चलेगा, यहां लिखा तो है भाई डाया। डाया लिखने का मतलब एक कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक होता है सिंगलेट, एक होता है ट्रिपलेट, दोनों के नाम ही बस सिंगलेट ट्रिपलेट है, काम अपोजिट होता है, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, सिंगलेट आपको देख के कौन लग रहा है, किसको होना चाहिए, किसको, पैरा वाले को। और ट्रिपलेट किसको लगना चाहिए, डाया वाले को। मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों का काम अपोजिट होता है, देखने में लगेंगे जरूर लेकिन काम अपोजिट है, नाम अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कार्बिन सिंगलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है, वो सब हटाइए। मेन मुद्दा है डाया और पैरा लिख दिया, सर मुझे कैसे पहचानने में आएगा। भाई अनपेयर्ड होगा, मैंने वो लाइन दी है, वो लाइन आपकी बहुत मदद करेगी हर पड़ाव पे। जहां तुम फंस जाओगे वहां जाके तुम्हारी ये लाइन मदद करना शुरू कर देगी कि जनरली अनपेयर्ड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, जनरली का मतलब सामान्यतः, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, ये डायामैग्नेटिक का मतलब एक कटोरे में दो इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को बढ़िया तरीके से समझिएगा, यहां पे मैंने कहा ये रहा CF2। ठीक है, CF2 क्या लिखा हुआ है, डाया लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो जल्दी, डाया। अब ये रहा CF2, यहां पे है कटोरा, कटोरा है खाली, कटोरा है खाली, कटोरा है खाली। एक कटोरा है, उस कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जल्दी, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डाया का मतलब यही हुआ। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ, दूसरा मैंने क्या ले लिया, CCl2, क्या ले लिया बोलो जल्दी, CCl2। अब यहां पे देखो, एक कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, एक, और एक कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ सोच के। यहां पे अगर अपन देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन अपने को नजर आएगा बोलो जल्दी, एक, दो। ठीक है, यही डाया बना कि नहीं बना, ये दोनों डाया बन गए। अब सुनना जरा गौर से, क्या ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यस सर। क्या ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यस सर। क्या ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यस सर। क्या ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यस सर। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है या नहीं होता है, यस सर बिल्कुल होता है। क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, यस सर। क्या, एक बात तो, क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है या नहीं दे सकता है, बिल्कुल। क्या ये भी अपना लोन पेयर दे सकता है, यस सर बिल्कुल। बेहतर कौन देगा ये मुझे बताओ, दूसरा कौन सा वाला, क्लोरीन वाला बेहतर देगा ना, यस यस बिल्कुल सही बात बोली। मूर्ख हैं आप लोग, नालायक हैं एक नंबर के। ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। भाई लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्या बोला था, क्या लगता है, ईयन। क्या लगता है बोलो जल्दी, ईयन। लेफ्ट टू राइट जाने पे ईयन लगता है। औकात किसकी ज्यादा है चारों में, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी कम है और किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, कार्बन की कम है। तो भाई जब देने की बारी आएगी तो कौन पहले आके देगा, कार्बन या फ्लोरीन, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन पे, अरे देने की बारी आएगी कौन देगा, कार्बन या फ्लोरीन। कार्बन सबसे पहले देगा, फ्लोरीन सबसे बाद में कहेगा मेरी औकात ज्यादा है, मैं कहा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मैं क्यों दूं तुम लोग कंपैरिजन में। लेकिन जब कंपेयर होने लगा किसका, एफ का लोन पेयर ले लिया, Cl का ले लिया, Br का ले लिया और I का ले लिया, क्या ऊपर से नीचे जाते वक्त मैंने क्या बोला था, क्या देखना। तो साइज, एक बात बताओ, फ्लोरीन है छोटा वाला, अरे हाँ ना बोलो भाई, और आयोडीन कौन सा है बताना जरा, बहुत बड़े वाला। अब आयोडीन के पास कितने लोन पेयर है बताना जरा, एक, दो और तीन, हाँ है या ना, है या नहीं है। अब फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर, एक, दो और तीन। एक बात तो, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा कहां पे होगा और कम कहां पे होगा, सर यहां पे रिपल्शन क्या होगा बोलो जल्दी, ज्यादा। यहां पे रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। और यहां पे रिपल्शन क्या होगा बोलो जल्दी, कम। यहां पे रिपल्शन क्या होगा, कम। यहां पे रिपल्शन होगा कम और वहां पे रिपल्शन ज्यादा। तो कहेगा तुम्हारे अंदर रिपल्शन ज्यादा है, तुम्हारे घर में कलह ज्यादा है, तुम अपना लोन पेयर लाओ, ले जाओ डोनेट करो। हम काहे डोनेट करें, हमको जब मन करेगा तब करेंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो FCl Br और I में सबसे पहले कौन देगा अपना इलेक्ट्रॉन, F देगा, उसके बाद कौन देगा, Cl, उसके बाद अब यहां पे क्लोरीन को देना है, यहां फ्लोरीन को देना है, पहले कौन देगा, कौन देगा, फ्लोरीन। और दूसरी चीज सुनो, सेकंड और सेकंड के बीच में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी या सेकंड और थर्ड के बीच में इफेक्टिव बैक बॉन्ड। तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कहां पे हुई है मुझे बताना जरा, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कहां पे हुई, यहां पे। और इसके कंपैरिजन में यहां इफेक्टिव हो रही है या अनइफेक्टिव हो रही है, अनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। यहां पे इसके कंपैरिजन में क्या हो रही है, अनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो यानी कि एक बात मुझे बताइए, आप मुझे सोच के बताइए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां बैक बॉन्डिंग इज व्हाट, स्टेबलाइजिंग फेनोमेना है या नहीं है, वो यहां बेहतर हो रही है या यहां बेहतर हो रही है, पहले वाले में या दूसरे वाले में। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, CF2 डाया या CCl2 डाया, आंसर वुड बी व्हाट, CF2 डाया।
अक्सर लोग गलती करेंगे CaCl3 और CHF3 में आंसर उल्टा आता है, और CF2 और CCl2 डाया में आंसर उल्टा आता है। कंसेप्ट कमजोर रहेगा, सवाल नहीं लगेगा, सवाल गलत हो जाएगा। मैं पहले से इन्फॉर्म कर दे रहा हूं आपको। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, मैं इसीलिए बार बार आपको चिल्लाता आ रहा हूं एक बात, कि बैक बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। मैं कह रहा हूं सेकंड पीरियड में एक जगह बैक बॉन्डिंग हो रही है, एक जगह थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में। इफेक्टिव ज्यादा कहां होगी? सेकंड वाले में। आज सेकंड और थर्ड वाले में क्या होगा? अनइफेक्टिव। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CCl2 इज मोर, सॉरी CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2। तो यहां पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, यहां अनइफेक्टिव। तो यहां पे एनर्जी रिलीज क्या होगी? बोलिए जल्दी। ज्यादा। एनर्जी रिलीज क्या होगी यहां पे? ज्यादा। और यहां पे क्या होगी? बोलिए जल्दी। कम। इसी वजह से यहां स्टेबिलिटी किसका? CF2 का ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी यहां पे इसका कितना होगा? ज्यादा। और इसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है? कम। याद रखिएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। सो द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर इज CF2। पहला सवाल ये रहा। दूसरा सवाल दें? बोलो। कर दोगे पक्का? पक्का कर तो पहला वाला भी रहे थे तुम लोग। कोशिश करेंगे। यस, तो सही शब्दों का चयन किया करो। कर देंगे। यस सर। चलिए कर दोगे, अच्छी बात है। सवाल यह है कि मैंने ले लिया NH3 और मैंने ले लिया NH2.BF2। ठीक है, मैंने बोला लेविस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। कंपेयर लेविस बेसिक स्ट्रेंथ। कंपेयर लेविस बेसिक स्ट्रेंथ। लेविस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। अगर लेविस बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो आपसे बोला क्या गया? लेविस बेस। तो लेविस के दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट कौन सा है? बोलो जल्दी। एसिड। और एक कंसेप्ट कौन सा है? बेस। एसिड क्या करता है? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। अब बताइए किसका? पक्का? निकाल लो, निकालो। एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। हम्म। बताइए। आओ इधर देखो, टाइम जाया मत करो। इधर देखो भैया, इधर देखो। इधर यहां पे देखो, ये क्या है? ये क्या है? नाइट्रोजन है। और ये क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है? हाइड्रोजन। इसके पास क्या है? अपना लोन पेयर है। अब सुनना जरा गौर से। ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है, ये रहा आपका कौन? बोरॉन। यहां पे ले लिया F और यहां पे ले लिया F। और ये कौन सा ले लिया? आपका H। और ये क्या ले लिया? H। इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। अब सुनना जरा गौर से। बोरॉन के पास क्या दिखेगा मेरे भाई आपको? वेकेंट ऑर्बिटल। अरे दिखेगा या नहीं दिखेगा? और ये बाजू में क्या है? लोन पेयर। वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर, another atom must have vacant orbital, one atom belongs from second period, another atom may be of second or third। खूबसूरत बात यह है कि दोनों सेकंड के हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखना। मैं तेरी, बोलो हाँ या ना, बैक बॉन्डिंग हुई या नहीं हुई? लोन पेयर इज बिजी। लोन पेयर इज बिजी। लोन पेयर क्या है? बोलो जल्दी। बिजी। कहां बिजी है बताओ? लोन पेयर इज बिजी इन बैक बॉन्डिंग। कहां बिजी है? बोलो बेटा बैक बॉन्डिंग। लोन पेयर कहां पे बिजी है? बैक बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, लोन पेयर इज बिजी, लेकिन कहां बिजी है? बैक बॉन्डिंग। अब यहां पे सुनना जरा गौर से, ये लोन पेयर है या नहीं है? ये मुझे बताओ। बिल्कुल है। अच्छा एक बात बताओ, लोन पेयर क्या यहां पे बिजी होगा या नहीं होगा? पहले नहीं होगा, मतलब लोन पेयर इज फ्री। लोन पेयर इज फ्री। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बताओ, डोनेट करने की बारी आई, कौन आसानी से डोनेट कर पाएगा? ये और ये बताओ। पहले ये डोनेट करेगा। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। पहले ये डोनेट करेगा। पहले ये डोनेट करेगा। अगर ये पहले डोनेट करेगा, मतलब कि लेविस बेस कौन होता है? बताओ जल्दी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। दोनों में बेहतर कौन देगा? ये मुझे NH3। तो बेहतर लेविस बेस कौन हुआ? NH3। ठीक है, अगला सवाल बताइए।
एक और सवाल करेंगे आप लोग, पक्का? चलिए सवाल ये है, सवाल है कि मैंने ले लिया आपके सामने SiS3O और मैंने ले लिया Cl2O। अब मैंने पूछा क्या एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बता दीजिए, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बता दीजिए। ओ SiS3O और Cl2O बताना है आपको, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इसके अंदर बताना है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। और यही लास्ट सवाल है बैक बॉन्डिंग का, इसके बाद बैक बॉन्डिंग समाप्त। हाँ एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ रेजो सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, सुन लीजिए फिर। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग एक लेवल होता है, लेवल मतलब तुम सक्सेस हो गए, मान लो तुम एमबीबीएस टारगेट बनाए और तुमको मिला बीएमएस, मतलब तुम अनसक्सेसफुल तो हो नहीं। अगर तुम अनसक्सेसफुल हो तो 10वीं पास क्या है फिर? महा अनसक्सेसफुल। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कैटेगरी है ना, क्यूट, बहुत क्यूट, महा क्यूट, वैसे ही सक्सेसफुल, थोड़ा सक्सेसफुल, एकदम कम सक्सेसफुल। एक्सटेंट इसे ही कहा जाता है, तुम किस लेवल पे हो। तुम एकदम चरम पे पहुंच गए, सक्सेसफुल मतलब तुम्हारा एक्सटेंट सबसे ज्यादा है, तुम थोड़ा बीच में लटक गए, मतलब सक्सेसफुल तो तुम बने लेकिन थोड़े कम बने। 10वीं में महा सक्सेसफुल हो लेकिन थोड़े कम महा सक्सेसफुल हो, ठीक है? तो वो होता है एक्सटेंट, किस लेवल तक जा रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों बैक बॉन्डिंग दिखाएंगे, कौन ज्यादा दिखाएगा, यही सवाल पूछने का मतलब। Cl2O, पक्की बात है? चलिए आ जाइए, बिल्कुल सही बात है कि क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? Cl2O। जितने लोगों ने आंसर दिया गलत दिया है। आइए सुनिए अब मेरी बात को, Cl2O नहीं होगा। दरअसल आप सुनिए मेरी बात को, इस कंसेप्ट को सुनिएगा ढंग से, थोड़ा सा खोलिए अपना दिमाग, ठीक है? अगर हम बात करें, देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है सर, वो तो यहाँ पे भी है, तो मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं भी तो वही बोल रहा हूं, तुम नहीं समझ पा रहे हो। सर देखिए यहाँ पे SiS, अरे सॉरी यार, यहाँ 2 लगाना था, कोई बात नहीं। अरे अच्छा चलो, अभी भी आंसर तुम दो, दो दो दो। पहला कितने लोग बोल रहे हैं? मित्र खड़े हो जाओ, उत्तर बताओ कि पहला क्यों बोल रहे हो तुम। लोन पेयर बिजी नहीं है, मैं बिजी दिखाता हूं, रुको 1 मिनट, मैं उतारता हूं, 1 मिनट रुको, रहना सुनना। यहां पे देखना, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। बैठ जाओ, आंसर अगर गलत लग जाए तो छाती कम से कम इसमें, उस पे क्या कहा जाता है, बेंच पे 4 बार मारना कम से कम, सर मत मारना तुम, ठीक है? इधर आओ, यहां देखो, हाथ से मत पीट के रोना, इधर देखो, बैठ जाओ, इधर देखो SiS3। भैया लोन पेयर यहां पे भी है, लोन पेयर तो यहां पे भी है, क्या दिक्कत है? ये रहा ऑक्सीजन, ये रही राजकुमारी, कर लो, ये देखो यहाँ पे कितना हो गया, बोलो जल्दी, 2 आजू में है, बाजू में है। अच्छा, ये थर्ड पीरियड का, वो भी थर्ड पीरियड का, इसके पास वेकेंडी, उसके पास भी वेकेंडी, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, वो भी बैक बॉन्डिंग करेगा, इसका लोन पेयर आजू बिजी हुआ, उसका भी लोन पेयर आजू में बिजी हुआ। अब एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, अब एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। सर खड़े हो जाइए, आज फिर आप हमको अच्छे लगे। मैंने देखा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा उस मूवमेंट को, उस नजारे को मैंने देखा है, आप समझिए बात को, समझ रहे हैं? अब इसके बाद अगर दिख गया ना वो नजारा, तो फिर आप वहीं से खड़े होकर नजारा देखेंगे परमानेंट। इधर सुनिए, ठीक है? वो भी मतलब एकदम सीधा, मास्टर इधर आओ, ये लो धूल, लो जाओ अब। नहीं सर आज नहीं, भाई को नहीं होता है, इधर आओ, पास आना मास्टर, इधर आना, ये लो धूल लो, जाओ अब। आंख में बुला के वो भी धूल झोंक रहा है, यहीं से देख रहा हूं, इधर देखो, ये क्या है? ऑक्सीजन है, ये क्या है? क्लोरीन है। ये थर्ड पीरियड का, ये भी थर्ड पीरियड का, इसके पास वेकेंडी, इसके पास भी वेकेंडी। प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम वहां आई, इसके पास क्या था? लोन पेयर, और इसके पास भी क्या था? लोन पेयर। आपस में क्या होने लगा टन टनाटन, टन टनाटन, टन टनाटन, टन टन टन। यहां पे वो टन टनाटन, टन टनाटन, टन टनाटन नहीं हो रहा था। तो बैक बॉन्डिंग यहां होगी या वहां होगी? होगी दोनों जगह, होगी दोनों जगह। लेकिन एक फैक्टर यहां पे जो मिसिंग है और वहां पे जो प्रेजेंट है, टन टनाटन, टन टनाटन। ए चाचा, नोट सवा बाद में बना लिया, अब तो लिखा था पूरा बोर्ड पे। अभी का इसमें क्या मतलब है? इसमें होगा, इधर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर है, ठीक है? अब समझना जरा गौर से, लोन पेयर, लोन पेयर। खूबसूरत नोट्स बनाने से कभी आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, यही मैंने सीखा है, ठीक है? और मैं आपको बता रहा हूं, खूबसूरत नोट्स आप बना लीजिए, होता है सिलेक्शन प्रिसाइज और खूबसूरत बनाने से होता है। सिर्फ खूबसूरत बनाने से, हर बात लिखने से, कि मास्टर ने इंजन बोला तो इंजन भी लिख दो, तो उसमें पता है क्या होता है? उसमें आप मास्टर बनते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है? इधर आइए, लोन पेयर, लोन पेयर में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा? रिपल्शन,
वो ईयर पास करने का, क्योंकि जितना अपने आप को डिस्कंफर्ट जोन में रखोगे उतना डर बना रहेगा, और डर बना रहना बिल्कुल जरूरी है एग्जाम के लिए। नहीं तो फिर पता है क्या होगा, पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, और उसके बाद रियलाइज कीजिएगा। इधर आइए, सुनिए मेरी बात को। हमेशा आपके सर पे एक प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास नोट्स प्रॉपर होगा तो आप 4 दिन बाद पढ़ेंगे, आप मानिए, और जब आप 4 दिन बाद पढ़ेंगे तो 4 साल बाद सिलेक्शन लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नोट्स है, आपको तुरंत, आपको पता है मजबूरी है मेरी, आज ही जाके मुझे रिवाइज करना है, नहीं रिवाइज किया अगले दिन कंसेप्ट निकल जाएगा, तो ही 1 साल होता है। जितनी जल्दी आपका रिवीजन होता है उतनी ही जल्दी आपका सिलेक्शन होता है, और जितना लेट से रिवीजन शुरू होगा उतना ही लेट से सिलेक्शन शुरू होगा। क्लास के नोट्स को आप कब जाके रिवाइज करते हैं? अगर अगले 15 मिनट में करते हैं, यकीन मानिए आप सही ट्रैक पे हैं। नहीं करते हैं तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। आपको लगता है कि कल मैं कर लूंगा, आपको लगता है ऐसा, और मैं आपको बता दूं, आपको लगने के लिए तो बहुत कुछ लगता है कि मान लीजिए सर सवाल ऐसा आ गया, आता है कभी सवाल वैसा? नहीं आता है ना। तो आपके दिमाग से कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ एग्जामिनर के दिमाग से होता है, और एग्जामिनर की क्या डिमांड है उसको पूरी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, लोन पेयर रिपल्शन है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है लेकिन रिपल्शन नहीं है सर। रिपल्शन नहीं है इसीलिए मैंने बोला बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। फर्क क्या है? यहाँ ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग मैंने पूछा आपसे, पूछा कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगी दोनों जगह, समझ रहे हो अंकल जी? होगी दोनों जगह। अब डिपेंड करता है किसका कहां होगा और किसका कहां होगा। अरे बोलो हाँ या ना। किसका एम्स में होगा, किसका एमएमसी। एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन वो भी है। किसी का पीएमसीएस से शुरू करते हैं, केजीएमयू जाते हैं, केजीएमयू के बाद बीएचयू जाते हैं, बीएचयू के बाद एमएमसी जाते हैं, एमएमसी के बाद एम्स जाते हैं। यही लाइन से, मतलब यही ऑर्डर है आपका, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार का सबसे टॉप कॉलेज पीएमसीएच है आई थिंक। हाँ, एम्स पटना भी है, मतलब ठीक है। पीएमसीएस थोड़ा पुराना है, नंबर ऑफ डेड बॉडीज ज्यादा रखे हुए कंपेयर टू एम्स, समझ रहे हो? अरे नहीं, तुम लोगों को अगर लगता हो, मैं तुमको बता दूं, मेडिकल कॉलेज की पहचान असली उसके नंबर ऑफ डेड बॉडीज से होती है। जितनी डेड बॉडीज ज्यादा, तुमको पता है पूरे भारत में एक समय ऐसा था एम्स के अंदर उतनी डेड बॉडीज नहीं थी जितना केजीएमयू के अंदर थी। और तुम्हें पता है केजीएमयू के टॉप पे रहने का रीजन यही है, हमेशा से वो टॉप पे आता है। रीजन क्या है? डेड बॉडीज। अरे डेड बॉडीज जितनी ज्यादा अवेलेबल होंगी, प्रैक्टिकल उतना बच्चा ज्यादा करेगा, समझ रहे हो? वरना तो 32 बिम्स जैसा भी कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, 32 स्टूडेंट लगता है। कल ही अभी हम पूछे, बोले कि इस बार प्रैक्टिकल में कितना, मतलब एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा इस बार प्रैक्टिकल में कितना बच्चे लग रहे हैं तो उसके ऊपर, बॉडीज के ऊपर, कह रहा सर 32 स्टूडेंट लगा रखे हैं सालों ने। ऐसे ही बोला था। प्रॉपर प्रॉपर वर्ड यूज करना चाहिए। बात कहा है भैया? 32 स्टूडेंट। एक तो उससे लिया कितना तुमने पैसा, 1 करोड़ रुपया, उसको 32 स्टूडेंट के बीच में खड़ा कर दिया। लो, लिवर है एगो, काटना है 32 लोगों को, कैसे बेच पाओगे तुम लोग बताओ? जब नहीं सीखोगे ढंग से काट के बेचना, तो कैसे बेच पाओगे? गलत बात है कि नहीं है? तो वही बात है, ए कॉलेजेस में इस बेसिस पे अंतर आता है। बाकी प्रोफेसर कहीं नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। वो कहीं चले जाओगे, पढ़ना अपने से ही है। बॉडीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेड बॉडीज आपके कॉलेज ने कितनी रख रखी है, आपको प्रैक्टिकल के लिए कितना मौका दे रहा है। ऐसे तो सर साउथ वालों का प्रैक्टिकल उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मौका मिलता है। हाँ तो डॉक्टर अच्छे बनते हैं लेकिन पीजी नहीं निकलता है फिर, क्योंकि वो 5 साल प्रैक्टिकल करते रह जाते हैं बेचारे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि प्रैक्टिकल, अत की भली ना बोलना, अत की भली ना चुप। पीजी के अंदर मैं फिर बता दे रहा हूँ, यूजी जैसा सीन होगा। रट के जाओ, लिमिटेड पैटर्न ऑफ सवाल आते हैं, वो रट के जो जाएगा उसका एग्जाम निकलेगा। आपका ब्रिलियंसी मैटर नहीं करेगी वहां पे कि आपने कितने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, कितने प्रैक्टिकल कर रखे हैं। और ये बात मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैंने 2 डॉक्टर के साथ, मेरा जीवन 2 डॉक्टर के साथ रहा है। तो एक डॉक्टर से मैंने पूछा तो उसने भी कॉमन बात बोली, दूसरे से मैंने पूछा, दोनों से कॉमन बात है। और दोनों अपोलो और फोर्टिस में एमबीबीएस के बाद ही प्लेस्ड हो गए थे। एमबीबीएस के बाद ही प्लेस्ड हो गए थे। अभी मैंने बताया भी था एक दिन उनका जिनका नाम बताया था मैं, उन्होंने ये फैक्ट मुझे बताया। बोले तू उठा के देख ले, कहीं पे भी पीजी में ज्यादा तुझे साउथ के बंदे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि रट्टाफिकेशन उधर चलता नहीं है, और रट्टाफिकेशन चलता नहीं है, इस चक्कर में पीजी उनसे निकलता नहीं है। उनको लगता है प्रैक्टिकल अप्रोच 5 साल रखना ज्यादा बेहतर है, हमें लगता है थ्योरेटिकल अप्रोच रखना ज्यादा बेहतर है। हम क्या करते थे, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिला जुला के बस एग्जाम पास करते थे। समझ रहे हो? वही डॉक्टर डॉक्टर बनता है। इधर आओ। एनीवे, अगर हम बात करें लोन पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे नहीं है, इस वजह से एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा हो जाएगी? पहले वाले में ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कहां गया पेन? यहाँ पे। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ पे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू एलपी रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पे क्या बोले अगर अपन बोले, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। और हेंस इसी के साथ आपके बैक बॉन्डिंग पे पूर्ण विराम लग गया है। ठीक है, अंतिम पर्दा गिर चुका है। टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे ब्रिज बॉन्डिंग। आज पढ़ाऊंगा तुम लोगों को 5 बजे तक।
समोसा। पैसा खर्चा हो जाएगा, छोड़ो, जाओ तुम लोग। मैं कंजूस हूं, मैं महा कंजूस हूं भाई। मैं नालायक को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं? अगर देखो, जिसके पास पैसा होता है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। क्या? कैंसिल कर दिए? अच्छा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ना बुद्धि हम लोगों के पास होती है, कहा जाए ना कि बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं मास्टर लोग, जो लोग हैं वो पता है क्या सोच लेते हैं, कह लेते हैं निकम्मे, इसमें से सेलेक्ट तो सब होने नहीं है, खिलाएं क्यों सबको, पहले ये बताओ। जो किडनी और जो सेलेक्ट होना है उससे डरने की जरूरत है, किडनी और लिवर ना बेच दे हमारा ही, समझ रहे हो, हॉस्पिटल में जाने से पहले। तो इसलिए इन्वेस्ट उन पे करो जिन पे मतलब कहा जाता है, जिनका दिखे कि हाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको दिखता नहीं? बेटा दिखता तो किसी को नहीं है कि सिलेक्शन हो रहा है। तुमको दिखता है तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है? नहीं ना, महसूस करते हो ना। तो ठीक है, महसूस करो, जिस दिन हो जाएगा उस दिन समोसा खा लेना। अरे यार, जब तुमने कंजूस बोल ही दिया तो स्टैंडर्ड कितना बढ़ाऊं मैं, बताओ ना। सिलेक्शन के बाद ही समोसा ही रखेंगे। जब जब जब, जब है? क्या चीज? ताज में? ताज? ताज में उससे बढ़िया लीला रहेगा। हाँ, लीला। ताड़ी? ताड़ी नहीं वे, ताड़ी धत। ताड़ी हेल्दी चीज हो गई ना बॉडी के लिए। समझ रहा हूँ मेरी बात? अच्छी चीजें थोड़ी अपन पियेंगे। पहुआ? पहुआ नहीं 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 नहीं। अच्छा, इधर 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 ये नोट करो तुम लोग, ताड़ी पहुआ पियोगे? क्या? क्या बोल रहे थे? मेरा? नहीं नहीं भाई, गणेश भगवान बने हुए हैं, शुभ के लिए बस पहना हुआ है। चेन? चेन बस शौक शौक में लिया था वैसे। बिहार में आया, एक महीना डर रहा था, अंदर ही रखा हुआ था। एक महीना थोड़ा देखा माहौल ठीक है नहीं, मतलब पहले सोचा यार नहीं, समझ रहा हूँ अमीन भाई। उसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस चीज की है कि अगर उसको चेन नहीं मिला, क्योंकि इतनी आसानी से टूटेगी नहीं वो। ठीक है, नहीं टूटी तो गला ही ना निकाल के ले जाए कम से कम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 नहीं। क्या? वीटी सर अब कुछ बोलते रहते हैं, डिफेंडर इन दिसंबर, तुम लोग बोल दिया करो उनको। हम्म। भाग। हाँ, अपने नहीं दूसरे के। अपने में बाराती बन के ही जाऊंगा। देने वाले के पास वो भी होना चाहिए भाई। अभी डिसाइड नहीं किया है, आगे करेंगे। वीटी सर को देख लूं क्या क्या ले रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं, बीएन सर को, अरे तुमको पता ही नहीं है। लखनऊ में पूरा फ्लैट लिए हैं भाई वो। दहेज में? दहेज में 3.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया भाई ने, तुम्हें पता ही नहीं। अब गिफ्ट के तौर पे लिया या जैसे भी लिया। हाँ, 51 रुपया। बोले यार 3.5 करोड़ वाला जो फ्लैट वाली है वो। हाँ, सबसे महंगा दहेज दो ही लोगों का है, सुभाष सर का और बीएन सर का। सबसे महंगा, इसीलिए तो वो बीटी सर पहले सोच नहीं रहे थे, बाद में वो भी प्लान बनाने लगे। वो सीधा डिफेंडर मांगने लगे, बोले घर और हमको नहीं चाहिए। अब जान दो, अब इतना नहीं बताना चाहिए, बट बता दिया ना बीएन सर का। बीएन सर अगर कभी बोले तो मानना मत, ठीक है। कहना सर वो जो लखनऊ वाला आपका फ्लैट है वो। हाईवे के बगल में नहीं है भाई, जाके पता कर लेना, गोवर्धन सोसाइटी में लिए हुए हैं। 3.5 करोड़ रुपए, सही मजाक नहीं बे, बोलना मत।
लिए हुए हैं दहेज वो। बस वो कहते हैं वैसे। चले आगे चले। बेटा अभी मिला नहीं है। किसका लव मैरिज है? हाँ बात सही है। उनकी शादी के किस्से सुनोगे तो एकदम हैरान रह जाओगे। वो आदमी कभी भी ना, मतलब नहीं नहीं, 5 बजे तक तो यही काम करें, हमारा तो क्लास है ना 5 बजे वाईटी पे। उनका ना 5 मिनट के अंदर शादी फिक्स हुआ था। मतलब नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, वो आदमी, मतलब ना, मैं बताऊं सबसे ज्यादा अगर कहा जाए ना, तो उस आदमी को आप देखोगे तो वो आदमी अपना इंस्टेंट डिसीजन बनाएगा। एट एन इंस्टेंट खड़े खड़े डिसीजन, चाहे लाइफ के कितना हो बड़े डिसीजन बनाने हो। अगर उनको कुछ छोड़ना है, मतलब मैंने उनको बहुत बड़ी चीज छोड़ते हुए भी देखा है। मतलब छोड़ना है, साइन करना था कहीं पे, भाई साहब 1 मिनट नहीं लिया उस आदमी ने, ले जाओ यार, हटाओ जीवन के अंदर से टेंशन, टेंशन नहीं चाहिए। उनका मूवमेंट ऐसा था, बोलना मत कभी, मतलब बोलना तो ये मत बोलना, सुधांशु सर ने बताया। पहली दफा, पहली मर्तबा, मतलब मिले वो, और जस्ट लाइक कि वो बचपन से वो साथ पढ़े थे, मतलब बस इतना ही हुआ कि आर यू रेडी, चलो घर पे बात करो। आदमी ने तैयारी शुरू कर दी, 16 दिन बाद शादी कर दी। बस एक झटके में, आर यू रेडी, हाँ ठीक है। तो ये है कि पूछा कौन था? बीएन सर ने नहीं पूछा है अपनी लाइफ में, और उनसे कई लोगों ने पूछा है, उनसे कई लोगों ने पूछा है, ये भी बता देता हूं। अब देखो यार, लायक तो सबको ही होता है, दिक्कत ये होती है ना कि वो समय समय की बात होती है। उस समय अगर आप देखोगे आज उससे ज्यादा लायक है वो, एक्सटेंट ऑफ लायक होता है ना। अब तुमको देख लो, तुम ना लायक हो, इसका क्या मतलब जीवन भर रहोगे? नहीं रहोगे। जब तक तुम्हें क्या पा रहा है, जब तक तुम, कहा जा रहा है ना कि अपने जीवन में मुद्रा नहीं कमा ले रहे हो, तब तक तुम्हें नालायक ही बोलते रहेंगे लोग। जिस दिन आना शुरू हो गया, कम आया तो थोड़ा कम नालायक, ज्यादा आया तो बहुत ज्यादा लायक, भले ही तुम असली नालायक वहां जाके बनो। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तुम बेटा इसी में उलझे रहो, समझ? किसी को भी अगर हम बात करें कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तुम इसी में उलझे रहो। अरे भाई, प्यार नहीं होता है, एक चीज याद रखना, आज के जमाने में कहीं प्यार व्यार नहीं होता है, समझ रहे हो? लग्जरी होती है, लग्जरी। अट्रैक्शन भी नहीं होता है, अट्रैक्शन जैसा क्या होता है? लग्जरी होती है सिर्फ। नहीं, पैसा ही नहीं हो सकता सब कुछ, पैरामीटर्स लग्जरी के बड़े पैरामीटर्स हैं। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। लग्जरी किसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलता है, तो ऐसा थोड़ी है कि अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जा चुका है उसका शादी ही नहीं होता है। हो तो उसकी भी रही है लग्जरी, उसके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आपको लग्जरी समझ में आती है कि जो मुझे सामने दिखती है, वो नहीं है, फिजिकल मेटेरियलिस्टिक थिंग नहीं हो सकती। आपका दो वर्ल्ड है, आपको दोनों बात समझना पड़ेगा। डिपेंड करता है, बहुत तरह की डाइवर्सिटी में यूनिटी है बस। चल रहा है भारत, और चलते रहना चाहिए भारत को। एनीवे, तुम लोग तो नोट करो भाई, तुम्हारा तो नीटे नहीं निकल रहा है 2 साल से। ठीक है। मजाक कर रहा था वैसे, बीएन सर ने नहीं लिया था, सही बात है। 3 करोड़ का? अरे मतलब घर लिए थे, शादी के जस्ट बाद लिए थे वो, पैसा है उनके पास बहुत ज्यादा। नहीं, मेरे पास नहीं है यार, समझ रहे हो? कल देखो, कल निकले ऑनलाइन क्लास लेने, सेलवे खत्म हो गया, बस हुआ क्या, लेके निकले कि चलो सेल लेके आते हैं, फोन में गिर गया, फोन में टूट गया। टूटा भी नहीं, रोड पे गिरा। मैं आगे, नहीं 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 नहीं, रोड पे एकदम बीचों बीच रोड पे गिरा। मैं रोक रहा हूँ बाइक वाले को, एगो आया उस पर चढ़ा दिया, लेकिन फोन टूटते टूटते फिर भी बच गया। अब हम लेंगे पता है क्या, नोकिया 312।
टूटने का झंझट ही खत्म। वाटर प्रूफ है, समझ रहे हो, ज्यादा देर तक कान पे लगा के बात करने का मन नहीं करेगा। हथियार भी है, चला के मार दो किसी को। सही बात है। अब हम लेंगे नोकिया 312। व्हाट्सएप नहीं चले, ठीक है, तब नहीं चले तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं देंगे रिप्लाई। चलो आगे आ जाओ। आईफोन के लिए ना पैसा होना चाहिए खूब सारा। 3 टाइम बचाते हैं तो 1 टाइम खाते हैं भाई। क्या? बहुत बचाता हूँ भाई, इतना बचाता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक बस बचाता ही रहता हूँ। अगर जिस दिन एमडी सर तरुण सर ना है ना, वो तो कहो शुक्र मनाओ बीएन सर का, चलो बेचारे, मतलब हाँ ये रहता है कि हाँ सुबह हुआ चाहे शाम हुआ तो हो जाता है कभी कभी। वरना तो कई कई क्लास इतना बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, सबसे ज्यादा क्लास एक तो होता है, और ऊपर से क्या होता है बैक टू बैक। फ्री ना हो, फ्री हो तो डाउट में जाओ, डाउट से बचो तो 2 4 को उधर पकड़ लेंगे। कहाँ कहाँ मैनेज करोगे, लेकिन ठीक है, ब्याह करने का यही एगो हमको फायदा दिखता है, बाकी सब नुकसाने दिखता है। और सबको मैं देखता हूँ दुखिए देखता हूँ बेचारों को। बीएन सर, कभी कभी उनके दिल से पूछो ना, कभी 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 वो भी दुखी होते हैं। हाँ एक्सटेंट ऑफ मतलब उनका जीवन अच्छा है। एक्सटेंट ऑफ मतलब अब ऐसा है कि मान लो, जैसे ऐसा होता है कि 15 दिन में वो एक बार दुखी होते हैं। बैचलर के जीवन में यह है कि दुखी नहीं होते हैं हम लोग। देखो हमको देखो, वीटी सर को देखो, कभी दुखी नहीं देखोगे, पता है क्यों? दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है। बीएन सर को देखो, नहीं उसमें ये होता है ना, घर की जिम्मेदारी नहीं होती है, वरना तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, पेरेंटल जिम्मेदारी। और बेचारे चाह के भी रात को 11 बजे बाहर नहीं निकल सकते, हम रात को 1 बजे पहले घर ना पहुंचे। दोनों में अंतर होता है ना। अब मान लो अगर हमको मन कर गया आज शाम को कि मरीन ड्राइव पे हम जाते हैं, लिखते भी रहो फटाफट, पहले लिखो, हो गया। अब मान लो अब मरीन ड्राइव पे चले गए, अब मान लो मन कर गया कि 1 घंटा और बैठना है, तो 11 बजे से 12 बजे नहीं बैठ सकते हमको भाई, हम बैठ सकते हैं। दोनों के पास एक प्लस पॉइंट ये है, जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। आप सोचिए 9th 10th का जीवन कितना आसान था, ड्रॉपर वाला जीवन कितना मुश्किल है। तो इसलिए जल्दी से एग्जाम निकालिए, बकैती करने में आपका मन ज्यादा लग रहा है, लिखिए जल्दी। तो भाई तो मैं देख रहा था, मेरे पास बकैती करने का समय है, तुम्हारे पास नहीं है चाचा। तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ऑनलाइन क्लास 5 बजे से है, हम लेट करते करते भी जाएंगे ना, तो भी हमारे पास 3 घंटे का बफर है। एग्जाम्पल ज्यादा ना, वहां क्यों करवा रहा हूं, पता है क्यों करवा रहा हूं? करवाया यहाँ पे भी था, यहाँ मैं सोच बैठा था तुम लोगों को, तुम लोग स्मार्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग स्मार्ट नहीं हो। गधा तो अच्छा वर्ड हो गया। समझ रहे हो? गधा तो बहुत अच्छा वर्ड हो गया, इतना सुंदर वर्ड भी मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें। समझ रहे हो, गधा एक अच्छा शब्द है। वहां एग्जाम्पल जानबूझ के इसलिए ज्यादा करवाया है कि जितने लोगों का छूट गया है, अगर वो वापस करना चाहें तो वापस वहां पे कर सकते हैं। एकदम से गद्दारी बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे ये बोला गया इनफैक्ट ऊपर से कि गद्दारी करो। हम बोले गद्दारी नहीं करूंगा। गद्दारी करो इन द सेंस कि प्रिसाइज बनाओ, एग्जाम्पल्स कट मारो, थ्योरीज थ्योरीज पे बात करो। यूट्यूब वाला मैं कहा, यूट्यूब वाला नहीं कर सकता, सॉरी। अब मैंने उसी तरीके से प्रॉपर जैसे ऑफलाइन कराया वैसे ही पूरा सब कुछ ओपन है। अगले साल फिर शिफ्ट मार जाएंगे ऑर्गेनिक में। समझ रहे हो, ऑर्गेनिक डाल देंगे अगर मान लो, तो अगले साल मार जाएंगे फिजिकल में शिफ्ट। उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? ठीक है, चलो। मैंने अपने जीवन के ना 2 3 सालों में बहुत कुछ सीखा। पहली दफा मैं गया तो मैंने बोल दिया फिजिकल, नारायणा में जब मैं गया था तो मैंने बोला कि फिजिकल, अपने जीवन का कैरियर ही मैं शुरू किया था जेई से। तो हुआ कि नारायण में गया तो तीनों बोल दिया, तीनों भाई जो रगड़े ना सब,
जो रगड़े, फिर अगली 2 जगह आया, तो बोले कितना सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं कहा 2 पढ़ाता हूँ सिर्फ। कोई फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़वाओ या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़वाओ। उसने दबा के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़वाया, जहां जरूरत पड़ी फिजिकल ऑर्गेनिक पढ़वाया, फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़वाया। मैं कहा सेट बना के तो पढ़वाता ना लायक, कम से कम या तो पी और आई पढ़वा, या तो आई और ओ पढ़वा, या तो ओ ही पढ़वा, या तो आई ही पढ़वा, या तो पी ही नहीं। फिर संकल्प भारत पाया मैं। अब उसके बाद से हुआ क्या कि बीच में अपने यहाँ तो सब कुछ पढ़ाना पड़ा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे सर्वेश सर ने बोला कि अच्छा ऑर्गेनिक में पढ़ाता था, इनऑर्गेनिक आपका कैसा है? मैं कहा ठीक है सर, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बोले कि जेई, हम बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। इनऑर्गेनिक लिया, थोड़े दिन बाद आपका ऑर्गेनिक कैसा है? मैं कहा ठीक है। नीट? ओके। तो प्रोटॉन नीट आया था, फिर उसके बाद पहले वही आया था। फिजिकल आपका कैसा है? मैं ठीक है, जाइए फिजिकल भी पढ़ाइए, जेई वाले बैच में घुसना। और तो और फिर सॉल्यूशन देने के टाइम पे फिर मैंने हाथ जोड़ा। इस बार आया यहाँ पे वेदांत वाला, पहले पूछा क्या पढ़ाते हैं? मैं कहा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। पहले बोला इनऑर्गेनिक, फिर 4 दिन बाद उनको अपडेट किया ऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फिर मैसेज मारा, बोले फिजिकल। इस बार तो फाउंडर खुद पूछने आए, सर आप फिजिकल? मैंने कहा सॉरी सर, मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा उससे। अरे यार रगड़ देते हैं, इधर वो पढ़ाओ, इधर वो पढ़ाओ, इधर वो पढ़ाओ, सब पढ़ाते ही रहो, गधा बन जाओ। क्या पैसा बढ़ता है? ऐसा नहीं है, पैसा तो उतना में वो अकेले में भी निकाल लेते हैं। आ जाओ, इधर आओ। अरे यार चलो यार जल्दी लिखो, मतलब क्या सराफत का नाजायज फायदा ना उठाओ फिर। एक तो वैसे ही यहाँ पे देखो सर, हमारा टॉपिक क्या है सुनिए जरा जरा गौर से। हम यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको समराइज करते हैं। समराइज क्या क्या हमने किया? मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का था? 2 तरह का, एक ट्रांसफर थी और एक कौन सी थी? शेयरिंग। ए चाचा बतिया लो, चश्मा तुम्ही को बोल रहा हूं मैं, तीसरी बार देख रहा हूं। देख के उसको मुस्कुराते अलग हो, लड़का को देख के मुस्कुराता है। इधर आओ, इधर आओ, मुस्कुराता है ना ये? देखो पीछे वाला तुम्हारा दोस्त कह रहा है, इधर देखो, अब मुस्कुराना मत, इधर सुनो। सबसे पहले हमने क्या कहा? ट्रांसफर कितने तरह का? 2। एक कौन सा होता है? सॉरी, ट्रांसफर कहां से 2 तरह का हो गया? 2। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कितने तरह का हो? एक ट्रांसफर से एक, गजब हाल है बॉन्ड फॉर्मेशन। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ी इलेक्ट्रॉन के उससे होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बोलूं? नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कितने तरह से? 2। एक किससे? ट्रांसफर, दूसरा शेयरिंग। कितने तरह की? एक इक्वल, दूसरा अनइक्वल। कितने तरह का? एक कौन सा? सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट। पाई को क्या बोलते थे? जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। तो यानी कि अपन दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिज बॉन्डिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिज बॉन्डिंग। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। सुनिए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए अभी मेरे भाई। ब्रिज बॉन्डिंग की जब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बोलो जल्दी। ब्रिज बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग के केस में याद रखना, अभी मैं एंड में पूरा अभी तक जितना हुआ है केमिकल बॉन्डिंग पूरा समेट दूंगा। सुनो, अगर मैं आपसे बात करता हूं ब्रिज बॉन्डिंग की, किसकी बात करता हूं? ब्रिज बॉन्डिंग। देखिए सर, ब्रिज बॉन्डिंग आपको 3 के केस में याद रखना है। कितने के केस में याद रखना है? 3। पहला कौन सा है आपका? BCl2। पहला कौन सा है? BCl2। पहला कौन सा है? BeCl2। एस ब्लॉक में लिखा हुआ है ये। सर एस ब्लॉक तो शहीद हो गया, तो केमिकल बॉन्डिंग में इसका जिक्र किया गया है, तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा सुनिए, दूसरा होता है अपना B2S6। क्या होता है? B2S6। कहां लिखा गया है? ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक के अंदर। कहां लिखा गया है? ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक। सर यहां क्यों पढ़ा रहे हो? अरे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाता, इसलिए क्या करता है? ब्रिज बॉन्डिंग। और तीसरा कौन सा होता है? Al2Cl6। क्या होता है? बोलिए जल्दी। Al2Cl6। मेरे भाई इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, इन तीनों के बारे में। अगर इन तीनों को अगर आपने जान लिया तो आप ये मान के चलिए आपने ब्रिज बॉन्डिंग को जान लिया। नो डाउट ये अलग अलग चैप्टर्स में बिखरे पड़े हैं, लेकिन यहां क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सवाल जब पूछेगा ना तो वो चैप्टर वाइज नहीं पूछेगा, वो तुमसे रैंडम सवाल फेंकेगा, स्टेटमेंट का सवाल फेंकेगा। तो ब्रिज बॉन्डिंग एक जगह इकट्ठा हो तो हमारे लिए इजी होगा, हमारे लिए याद रखना इसलिए इजी हो जाएगा। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, और इस लाइन से ही आपके कई सवाल बन जाएंगे। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं। पहली चीज सुनिएगा, BeCl2 के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सर, यहाँ BeCl2 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? BeCl2। कौन सा है? बोलो जल्दी। BeCl2। अब BeCl2 के बारे में देखिएगा जरा गौर से। BeCl2 की अगर हम बात करते हैं तो BeCl2 के बारे में सुनना।
BeCl2 के बारे में अगर हम बात करें, पहली चीज एक होता है रूम टेम्परेचर, एक कहां होता है बोलिए जल्दी, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, समझ रहे हो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये कैसा होता है, तो आपको मैं बता दूं, BeCl2 पॉलीमर बना के रहता है। कैसे रहता है बोलो जल्दी, BeCl2 पॉलीमर, N का मतलब N नंबर है, क्या है बोलो जल्दी, N नंबर। तो यानी कि ये कैसा होता है, पॉलीमर बना के रहता है रूम टेम्परेचर पे। किस पे बोलो जल्दी, रूम टेम्परेचर पे पॉलीमर। जैसे ही आप इसको टेम्परेचर देते हो लगभग 1000 केल्विन का, कितने का टेम्परेचर देते हो, 1000 केल्विन का, कितने का, 1000। ऑब्वियस है कि कोई पॉलीमर में है तो ऑब्वियस है वो टूटेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, यानी कि वो 1000 केल्विन पे क्या बना लेता है, डाइमर। क्या बना लेता है बोलो जल्दी, डाइमर। पॉली मतलब कई सारे, मर मतलब यूनिट, कई सारी यूनिट होती हैं BeCl2 की। टेम्परेचर दिया, यूनिट टूट टूट के अलग हो गई, तो यहां पे क्या बनाता है, डाइमर। आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया मेरे भाई, आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, लगभग 1200 केल्विन रख दिया। कितना रख दिया, 1200 केल्विन। कितना रख दिया, 1200 केल्विन। यानी कि अब ये क्या बनाता है, मोनोमर। क्या बनाता है, मोनोमर। क्या बनाता है, मोनोमर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोनोमर में ये कैसा दिखता है, तो मोनोमर में देखो जरा गौर से, ये रहा आपका B, और ये क्या रहा Cl, और ये क्या रहा Cl। मैं बोलूं इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, अभी बताइए। BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, कितना होगा, एक सिग्मा आजू में दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, और एक सिग्मा कहां दिख रहा है, बाजू में, अरे हाँ ना बोलो भाई, कितने सिग्मा दिख रहे हैं, दो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए, दो। कब आएंगे वो, कब आएंगे, जब एक S और एक P मिलेगा, तभी तो हाइब्रिड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP। अब कहा जाता है BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में देखो SP दिया गया है, क्या वो रूम टेम्परेचर पे दिया गया है या वो 1200 केल्विन पे दिया गया है। तो याद रखना ये कौन सा, sp2 तो बिल्कुल, सॉरी sp की बात बिल्कुल करेंगे अपन, sp की बात बिल्कुल करेंगे इसके अंदर, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे करेंगे बोलो जल्दी, किस पे करेंगे, 1200। किस पे बात करेंगे, 1200। अब दूसरी बात सुनना, इसी को हम बोलते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, और sp को ही बोला जाता है डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं इसके sp के लिए बता दूं, इसे ही क्या बोला जाता है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। इसे ही लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम में अभी नीट के अंदर सवाल पूछा था कि एक होता है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है डाइगोनल। सर डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन एसपी को कहते हैं। किसको कहते हैं बोलो जल्दी, एसपी को। अगर एग्जाम्पल कभी पूछ ले तो BeCl2, तो याद रखना एसपी को ही लीनियर या डाइगोनल बोला जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है, एसपी को ही लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, सर BeCl2 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, BeCl2, ये कैसे बनता है, तो ये देखो, ये रहा बेरिलियम, ये कौन सा रहा, ये रहा क्लोरीन, ये क्या रहा क्लोरीन, ये क्या रहा बेरिलियम, ये क्या रहा क्लोरीन, ये क्या रहा क्लोरीन। अब बोरॉन के पास, बेरिलियम के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है बोलिए जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। बेरिलियम के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। कैसे सर बताइए जरा। अरे यार बहुत सिंपल सा है यार, बेरिलियम का कंफ्यूग्रेशन कितना होता है बताना जरा, बेरिलियम का कंफ्यूग्रेशन कितना होता है। बेरिलियम का कंफ्यूग्रेशन होता है 1s2 2s2, क्या 2p0, क्या 2p0 होने का मतलब क्या है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है या नहीं है, अरे है या नहीं है ये मुझे बताओ, एक है, दो है या तीन है, एक है या दो है या तीन है, तीन नहीं है गधा। ये देखो ये कितना बी, कितना बॉन्ड बना रहा है, दो। यानी कि ये देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो जल्दी, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। अब एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक। और पी में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया बताना जरा, पी में कितना चला गया, एक। तभी तो दो बॉन्ड बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर हम बात करें यहां मिलके क्या बनाएगा, sp3। अगर बेसिकली देखें अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा तो sp3 हो सकता है। अभी देखना जरा कैसे, ये रहा एक Cl, एक Cl से बॉन्ड बनाया, एक Cl से बॉन्ड बनाया, क्या इसके पास अभी भी दो खाली ऑर्बिटल बचे हैं या नहीं बचे, अरे बचे हैं या नहीं। यूज कितने का कर रहा है, अभी एक का। कैसे यूज करेगा, क्या एक बात बताओ, Cl के पास लोन पेयर है या नहीं है, क्या यहां पे भी Cl के पास लोन पेयर है या नहीं है, अरे है या नहीं है। मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी भर दूंगा। क्या ये सिग्मा डेटिव है या पाई डेटिव है, सिग्मा डेटिव है या पाई डेटिव, क्या बैक बॉन्ड है या फिर कोई और बॉन्ड है, बैक बॉन्ड नहीं हो सकता। बैक बॉन्ड किसे बोलते हैं, पाई डेटिव। क्या यहाँ पे पाई डेटिव बन रहा है या सिग्मा डेटिव,
सिग्मा डेटिव बनने की वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये बैक बॉन्ड नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये जो Cl है ये किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रिज एटम। किसकी तरह, ब्रिज एटम। किसकी तरह, ब्रिज एटम। अभी इसके केस में और अच्छे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि 1200 केल्विन पे सोचना कि पहले ये क्या था, लंबी चेन थी, टेम्परेचर दिया, चेन क्या करने लगी, टूटने लगी, तो पहले क्या बनाया, डाइमर। और डाइमर जब बनाएगा तो ये बताओ, अगर ये मान लो मैंने कहा कि ये रूम टेम्परेचर पे पॉलीमर है, रूम टेम्परेचर पे पॉलीमर है, पॉलीमर का मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, ये पहले बताओ। ज्यादा है रूम टेम्परेचर पे, अरे हाँ या ना बोलो। पॉलीमर का मतलब क्या है, पास पास होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो एक बात मुझे बताओ कि ये पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। अगर पास पास होंगे तो मतलब सॉलिड स्टेट में होंगे या किसी और स्टेट। तो अगर हम बात करें पॉलीमर कौन सी स्टेट में होता है, बोलो जल्दी, सॉलिड। कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड। कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड। तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, इसको नीचे करने दो। ये सबसे पहली चीज आप क्या याद रखेंगे, ये कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड। कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट। अच्छा, सॉलिड स्टेट को जब आपने हीट किया तभी जाके वो 1000 केल्विन पे कन्वर्ट हुआ है, हाँ या ना, डाइमर में। और उसी को हीट किया तब वो 1200 केल्विन पे लीनियर बन गया, मोनोमर बन गया। अब आप मुझे बताइए, यहां सॉलिड था तो यहां क्या होगा, 1000 केल्विन का टेम्परेचर है। आप अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से बताइए, लिक्विड होगा, वेपर होगा, क्या होगा आंसर, क्या होगा, वेपर। तो इस स्टेट में जाने के बाद ये कैसा होता है, वेपर होता है। कैसा होता है, बोलिए जल्दी, वेपर। अच्छा, 1200 टेम्परेचर दिया तो भी वो कैसा होगा, वेपर ही होगा। तो ये दूसरे की अगर हम बात करें, ये भी कैसा होता है, बोलो जल्दी, वेपर। कैसा होता है, वेपर। अब मेन बात आती है किसकी, सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट के केस में सुनना, एक्चुअल में क्या होता है, ये रहा बेरिलियम, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा बेरिलियम, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। अब सुनना जरा गौर से, क्या बेरिलियम के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ये मुझे बताइए। कितने खाली ऑर्बिटल दिख रहे हैं बेरिलियम के पास, कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। एक आजू में, अरे बोलो ना भाई, एक आजू में, अरे ये वाला एक, और एक ये वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बेरिलियम के पास कितने ऑर्बिटल खाली हैं, 2। यहाँ पे एक बेरिलियम के पास कितने ऑर्बिटल खाली हैं, 2। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या ये सीएल, ये सीएल देखना है, ये सीएल मैं तेरी भर दूंगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, मैं तेरी भर दूंगा। सिंपल सी बात है। पीछे से पीछे वाला सीएल बोलेगा, पीछे से पीछे वाला सीएल, ये अपने आगे वाले को बोलेगा, ये अपने आगे वाले को बोलेगा। क्या एक लंबी चेन बनती चली जाएगी या नहीं, क्या पॉलीमर बनता चला जाएगा या नहीं। इसीलिए मैंने बोला है BCl2 का होल N, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये पॉलीमर बनाता है। जो सवाल आपसे पूछा जाता है, जहां BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp बोलते हैं, क्या वो रूम टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर, ये बताओ, नॉर्मल है या एबनॉर्मल टेम्परेचर है। जब कोई टेम्परेचर ना दे तो आंसर क्या मेंशन करोगे, 1200 केल्विन वाला, हमेशा याद रखना। लेकिन वो खेल जाएगा तब जब वो लिख दिया एट रूम टेम्परेचर। जब वो लिख दिया कब, जब उसने लिख दिया 1000 डिग्री केल्विन, समझ रहे हो। तब जैसे ही वो खेला तुरंत आप चले जाएंगे, तुरंत आप मतलब लंका दहन हो जाएगी आपकी, समझ रहे हैं। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आप सिंपल सोचिए, और इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, सिंपल एक बात पकड़िए, रूम टेम्परेचर पे BeCl2 क्या है, पॉलीमर है। ऑब्वियस है, आप उसको 1000 का टेम्परेचर देंगे तो वो फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, तो पहले क्या बनाएगा, डाइमर, और फिर और टेम्परेचर देंगे तो क्या बनाएगा, मोनोमर। अरे हाँ ना बोलो। पहले था सॉलिड तो 1000 पे क्या बनेगा, वेपर, और फिर क्या बनेगा, वेपर। अब हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन, एक बताओ, एक बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, बताना जरा, कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, बताओ ना भाई। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बोलना, sp3। अच्छा, एक बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, बताना जरा। अरे एक बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बेरिलियम कितने बॉन्ड, 3, 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर हम बात करें बेरिलियम कितना बॉन्ड बना रहा है, 2, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। सवाल आ गया कि BCl2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आंसर क्या है, ऑल आर करेक्ट। अरे हाँ ना बोलो भाई, ऑल आर करेक्ट। BCl2 में हाइब्रिडाइजेशन आपको दिया, sp sp2 sp3 एक साथ तीनों नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि चाचा हम ही गलत हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर का सवाल नहीं पूछता है, केमिकल बॉन्डिंग में दिया ये गया है, केमिकल बॉन्डिंग में दिया ये गया है, और एस ब्लॉक में कहानी यहां से शुरू होती थी। तो आप तीनों को जान के रखिए कि भैया देखो, अगर sp sp2 sp3 तीनों पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे क्या पाया जाता है, बोलिए जल्दी, sp3, अगर 1000 केल्विन पे sp2, और अगर हम बात करें 1200 पे sp।
तो BCl2 अपने आप में खास बन जाता है। और इसके लिए एक बात और याद रखना, इनके अंदर लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, sp के अंदर लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और ये नीट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, ये नीट के अंदर पूछा हुआ सवाल है। डायगोनल वाली ये वाली बात तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी कम प्रायोरिटी पर रखेगा, इसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखेगा कि डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या यहां, हाँ बोलो। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसलिए कहा गया कि समझने की कोशिश करना, डायगोनल और लीनियर, एस और पी जब मिक्स करेंगे तो एस के पास कैसा नेचर है, नॉन डायरेक्शनल है, और पी के पास कैसा नेचर, डायरेक्शनल। तो किसी भी एंगल पे ये मिक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जनरली देखा गया है कि जेड एक्सिस को साइंटिस्ट लोगों ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है, और वहां पे देखा गया है जो ये भिड़ते हैं ना, वो एक्सिस के अलोंग नहीं भिड़ते हैं, थोड़ा सा डायगोनली भिड़ते हैं, इसलिए हमने नाम क्या दे रखा है, डायगोनल या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। दोनों बात कही है, दोनों बातें सही है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा BCl2 पहला पॉइंट, यही इतनी बात इंपॉर्टेंट होती है BCl2। अब सुनना जरा गौर से, अल्कालाइन हैलाइड्स जो होते हैं, क्या बोला मैंने, अल्कालाइन मेटल्स के हैलाइड्स या अल्कालाइन के सॉल्ट, क्या बोला मैंने, अल्कालाइन मेटल के सॉल्ट थोड़े या ज्यादा, लेकिन आप ये हमेशा मान के चलिए वो कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को, मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। जो अगर हम बात करें अल्कालाइन मेटल के जो हैलाइड्स हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल के जो हैलाइड्स हैं, थोड़े कम या थोड़े ज्यादा, जैसे ऐसे समझो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, सर सॉल्ट क्या है, केटायन और एनायन का मिश्रण। क्या है, केटायन और एनायन का मिश्रण। क्या है, केटायन और एनायन का मिश्रण। अगर कोई बोले सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट को एक लाइन में क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो जल्दी, सॉल्ट को क्या बोलोगे, केटायन और एनायन का मिश्रण। क्या बोलोगे, केटायन और एनायन का मिश्रण। केटायन और एनायन का क्या होता है, मिक्सचर। केटायन और एनायन का मिक्सचर ही क्या बोला जाता है, सॉल्ट। अब सुनना जरा गौर से, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनमें से एक होता है आपका कौन सा, अल्कालाइन अर्थ मेटल का हैलाइड। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये टेंडेंसी दो वजहों से आती है। पहला क्या, चार्ज ज्यादा हो और साइज छोटी हो, तो पानी को कोई भी आयन जो होगा वो क्या करेगा, आपका वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। पहले मैंने क्या बोला, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्या बोला, बोलो जल्दी, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने की, जो पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये टेंडेंसी कितनी वजहों से आती है, दो वजहों से। कितनी वजहों से आती है, दो। टेंडेंसी रखते हैं। अब याद रखना ये यूनिवर्सल बात है, ये नहीं कि इनके लिए है। कोई भी सॉल्ट जो पानी एब्जॉर्ब करेगा, या कोई भी स्पीसीज जो पानी एब्जॉर्ब करेगा, वो दो ही रीजन की वजह से जो बताने जा रहा हूं मैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये टेंडेंसी के पीछे दो मुख्य वजह है। टेंडेंसी दो वजहों से डिसाइड होती है, टेंडेंसी दो वजहों से डिसाइड होती है। किसकी वजह से, दो वजहों से, दो वजहों से। पहला क्या, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्या बोलो, बोलो चार्ज ज्यादा। क्या बोलो, बोलो चार्ज ज्यादा। और दूसरी चीज साइज कम। चार्ज ज्यादा और साइज कम, चार्ज ज्यादा और साइज कम। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यही रीजन होता है, यही रीजन होता है कि अल्कालाइन अर्थ मेटल के जो हैलाइड होते हैं वो थोड़े कम या थोड़े ज्यादा, मगर होते हाइग्रोस्कोपिक हैं सारे। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कि अगर हम बात करें अल्कालाइन अर्थ मेटल का, अल्कालाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आएगा, बेरिलियम आता है या नहीं आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है। क्या ये अल्कालाइन अर्थ मेटल है या नहीं है। अब अल्कालाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स मैंने बोले हैं, क्या बोला है, एक हैलाइड। तो जनरली ये क्या बनाता है, Cl2, ये भी Cl2, ये भी Cl2, और ये भी क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, Cl2, और ये भी क्या हो गया, Cl2। समझ रहे हो। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स, इनको क्या बोला जाता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स। तो ये जो हैलाइड्स हैं ये थोड़े कम या थोड़े ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब जरूर करते हैं। जैसे कि अगर मैं अब आपसे बात करूं तो यहां पे जरा गौर से सुनना, इसके पास होता है 4H2O। क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। क्या होता है, अभी वेट करो। यहाँ पे बाकी सब में कितना H2O होगा, 6। बाकी सब में कितना H2O होगा, 6। बाकी सब में कितना H2O होगा, 6। समझ रहे हो। ये मतलब .6H2O का मतलब क्या है, इनसे कितने पानी जुड़े हुए हैं, 6। कितने पानी जुड़े हुए हैं, 6। और ये 6 या 4 किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे सुनिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन
तो 4 से ज्यादा ये पानी भी नहीं जोड़ सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर या कोवेलेंसी, बात एक समझो, समझ रहे हो मेरी बात को। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कितना होगा 4, बाकी सबके पास क्या होगा वेकेंट डी, तो ये लोग कितना रख सकते हैं 6, बस यही कारण है। अब सुनिए दीदी, लगातार लिखने में छापने में आप व्यस्त हैं। यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम बात करें BeCl2.4H2O, इधर क्या है MgCl2.6H2O, 6 कहां से आ गया, 4 कहां से आ गया। मैंने कहा ना सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, ठीक उसी तरीके से सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मोर देन 4, सॉरी सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, बस क्लियर बात है। बाकी सब दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखाएंगे बिल्कुल, 6 पानी जोड़ेंगे बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने क्या बोला, अल्कालाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स थोड़े कम या थोड़े ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। और मैंने क्या बोला, पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी 2 वजहों से आती है, पहला चार्ज ज्यादा, दूसरा साइज कम। अब देखिए जरा गौर से, क्या B+2 में है या नहीं है, अरे बोलो ना भाई, B+2 में है या नहीं है। B कितने में रहेगा +2, Mg भी कितने में +2 में, Ca भी +2 में, Sr भी +2 में, Ba भी +2 में, मानते हो या नहीं मानते हो। तो पहली चीज मैंने कहा, पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी कितनी वजहों से आती है, 2। पहला किसकी वजह से, चार्ज ज्यादा। क्या बेटा चार्ज सब पे बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस पे कितना दिख रहा है, +2 +2 +2 +2 +2, क्या सब पे +2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, चार्ज तो सब पे बराबर है, अब फैक्टर कौन सा डिसाइडिंग होगा, साइज। क्या टॉप से बॉटम जाते हो साइज बढ़ता है या घटता है, टॉप से बॉटम मेरे भाई साइज देखोगे या ईएन देखोगे, पहले ये बताओ। टॉप से बॉटम, टॉप से बोलो जल्दी, बॉटम, ठीक है, टॉप से बॉटम क्या बढ़ रहा है बताना जरा, साइज। आज साइज क्या होनी चाहिए पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, यहां पे साइज क्या बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो पहले पानी ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा, BMG। सुनना, मैं 3 एलिमेंट का सेट बनाता हूं, BMG वाले या CaSr और Ba वाले, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा, B और Mg, और कम एब्जॉर्ब कौन करेगा, CaSr और Ca। समझ रहे हो मेरी बात को, CaSr और Ba, सॉरी CaSr और Ba। यानी कि जब आप इसको हीट करोगे, ये हीट करोगे, जरा गौर से सुनना, यहाँ पे जैसे ही हीट करोगे, यहाँ पे जैसे ही हीट करोगे, आप सुनना जरा गौर से, यहां प्रोडक्ट बनता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है बोलो जल्दी, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। यहां पे क्या बनता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है बोलो जल्दी, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। बाकी सब में क्या बनता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो CaCl2, यहां पे देखना पानी, यहां पे जरा गौर सुनना, पानी जुड़ के रहना चाहेगा या पानी उड़ के रहना चाहेगा इनके अंदर, आप मुझे बताइए। पानी को जोड़ने की वजह कितनी बातों से निर्धारित होती है, एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, चार्ज, और दूसरा क्या होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, चार्ज ज्यादा और साइज, तो एक बात बताइए, चार्ज सब पे क्या है बरोबर, और साइज फैक्टर आप मुझे बताइए किसका कम किसका ज्यादा। ऊपर से नीचे जाओगे सर, साइज क्या हो रही है, क्या हो रही है। अब यहां पे जरा गौर से मुझे सोच के बताओ, इसकी साइज कम है और इसकी साइज ज्यादा है, पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी कितनी वजहों से आती है, पहला कौन सा, दूसरा, चार्ज सब पे बरोबर है, डिसाइडिंग फैक्टर, साइज किसका कम है, बेरिलियम और बड़ा किसका है, कौन पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी सब पानी को, मतलब पानी को जोड़ना पसंद करेंगे या छोड़ना पसंद करें, तो यहां पे पानी को ये क्या करना पसंद करेंगे, छोड़ना। अरे हाँ ना बोलो भाई, पानी को ये क्या करना पसंद करेंगे बोलो जल्दी, तो यहाँ पे ये छोड़ना पसंद करेंगे, बोलो जल्दी, क्या बोलो जल्दी, छोड़ना पसंद करेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं ये क्या करना पसंद करेगा, तो ये भी छोड़ना पसंद करेगा। लेकिन मैं तुमसे बात करूं, ये क्या करना पसंद करेगा, पानी को जोड़ना, क्योंकि देखो चार्ज सब पे बराबर है लेकिन साइज क्या है, छोटी, तो पानी को ये जोड़ना चाहता है या छोड़ना चाहता है। जाता हुआ पानी को क्या बोलेगा, है पानी जा रहे हो तो जाओगे या रुकोगे, क्या बोलेगा, किस चीज के लिए, रुकने के लिए, जबकि ये क्या बोलेंगे, जाने के लिए, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी नहीं है पानी को जोड़ के रखने की, और इसके पास टेंडेंसी है पानी को जोड़ के रखने की। पानी कहता है जब इतनी मोहब्बत करोगे साहब तो तुम्हारे साथ तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस, क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस, तुम्हारे लिए मैं अपना बॉन्ड तोड़ दूंगा, अपना बॉन्ड कुर्बान कर दूंगा भाई साहब। यहां पे देखने को मिलता है हाइड्रोलिसिस, और यहां पे देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन। एनसीईआरटी माता रानी की लाइन थी, क्या लाइन थी, कि हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग while कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम डिहाइड्रेट ऑन हीटिंग। ये लाइन लिखी हुई थी। डिहाइड्रेट का मतलब इनके अंदर पानी जो यहां से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है या उड़ रहा है, और ऊपर वाले में क्या हो रहा है,
जोड़ने के लिए कितनी बातों पर निर्भरता होगी? एक तो चार्ज क्या होना चाहिए और साइज क्या होना चाहिए। एक बात तो साइज इनकी क्या है बोलो जल्दी, ज्यादा, तो पानी को जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, जबकि ये पानी को आराम से जोड़ लेंगे। और जोड़ने के चक्कर में पानी कहता है जब तुम इतनी मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हारे लिए तो टूट भी सकता हूं यार। और देखो कैसे टूटते हैं, दरअसल मैं आपको बताऊं वो BOH कैसे बना MgOH का होल ट्वाइस। मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये रफ है, ये रफ है, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, मैं बस तरीका बता रहा हूं ताकि आपको अगर लगता है कि नहीं सर हमको याद नहीं रखना पड़े, इसलिए बता दीजिए। ये देखो बेरिलियम है, ये रहा क्लोरीन है, ये रहा क्लोरीन है। हाइड्रोलिसिस का नाम सुने हो कभी? हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस हो, सुन लो, लाइसिस हो, क्लीवेज हो, फिजन हो, ब्रेकिंग हो, कभी भी ये चार शब्द आ जाए। क्या बोला मैंने? लाइसिस हो, फिजन हो, क्लीवेज हो, ब्रेकिंग हो। क्या बोला मैंने? लाइसिस हो, फिजन हो, क्लीवेज हो, ब्रेकिंग हो। इसका मतलब हमेशा क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक फिजन, अरे हाँ ना बोलो, होमोलाइटिकली ब्रेक हुआ, समझ रहे हो? लाइटिक हो, फिजन हो, क्लीवेज हो, इसका मतलब क्या होता है? टूटना। अब मान लो अगर पानी जैसे ही टूटेगा, सर पानी टूटेगा तो आप मुझे बताइए पानी के पास कितने हिस्से हैं, बताना जरा। H प्लस है और एक कौन सा हिस्सा है? OH माइनस। कितना हिस्सा है? OH माइनस। अरे बोलो ना अंकल। अब मान लो B है और Cl है, Cl क्या बोलेगा? हम अपने सर पे नेगेटिव रखूंगा क्योंकि हम मेटल हूं, सॉरी नॉन मेटल हूं। और ये क्या बोलता है? हम मेटल हूं तो क्या रखूंगा? पॉजिटिव। चलो यहां से तोड़ो, तोड़ो मेरे भाई। H प्लस किसको देख के मुस्कुराएगा? Cl माइनस। अब B किसको देख के मुस्कुराएगा? OH माइनस। भले ही टूट रहा है लेकिन अंदर ही अंदर कोई खुश है, देख रहे हो यहाँ पे। ये रहा H, यहाँ पे कौन रहा? OH माइनस, और ये क्या रहा? H। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा सबसे पहले? तो ये जरा गौर से देखो, ये क्या बना? HCl। क्या बना बोलो जल्दी? HCl। और यहाँ पे भी क्या बना? HCl। और यहाँ पे क्या बन गया? बेरिलियम से कितने OH जुड़ गए, बताना जरा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बन गया दोस्त? यहाँ पे बन गया BeOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बना? HCl। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा चलो दूसरा अगर मैं एग्जांपल ले लेता, यहीं पे एग्जांपल कुछ और मत लो, आप ले लो यहाँ पे मैग्नीशियम। क्या ले लो? मैग्नीशियम। क्या मैग्नीशियम पे भी चार्ज +2 का है या नहीं है? बोलो जल्दी। किसको देख के मुस्कुराएगा? OH माइनस। किसको देख के मुस्कुराएगा? OH माइनस। अरे हाँ ना बोलो। तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा बोलो जल्दी? मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? HCl। अमेजिंग बात इसके बारे में भी बताता हूं, एक मिनट रुकना। बाकी सब में मैंने क्या बोला? बाकी सब में पानी जुड़ेगा या उड़ेगा? पानी का उड़ना डिहाइड्रेशन, पानी का जुड़ना हाइड्रोलिसिस। कैसे जुड़ेगा? पानी टूट के ही ना जुड़ेगा भाई, और जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेगा नहीं। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो पानी का जुड़ना क्या है? हाइड्रोलिसिस। और पानी का उड़ना क्या है? डिहाइड्रेशन। अरे हाँ ना बोलो। एनसीईआरटी माता रानी की लाइन सुनो, क्या लिखी हुई थी एस ब्लॉक के अंदर? हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, पानी से जुड़ा हुआ बे क्लोराइड। समझ रहे हो मेरी बात को? हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड। लाइन क्या लिखता है? हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्या बोला? हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। हाइड्रेटेड, खड़ा हो जाओ। यस 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 यस। अरे तुम कहाँ खड़े हो रहे हो भाई? कुतुब मीनार थोड़ी हो ये, थोड़ी देर रहो ना ऐसे, बड़ा अच्छा लगेगा। तुमको भी पता है लालिमा गायब हो जाएगी, तुम्हारी लालिमा बता रही है, कोई भी देख के बता दे। आंख ना, आंख लगी थी, कहां लगी थी? यहां आओ, सुनो, यहां सुनो मेरी बात को, ठीक है? अब सुनो, यहां पे देखो, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग। हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग, हाइड्रोलाइज, लाइज मतलब हाइड्रोलाइज मतलब पानी का टूटना। हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग, वाइल, वाइल मतलब जबकि। क्या होता है? जबकि। हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट पानी का उड़ना, पानी का उड़ना, डिहाइड्रेट ऑन हीटिंग। समझ में आई कि नहीं आई? तो एनसीईआरटी की ये लाइन है तो ये भी लिखना ही पड़ेगा। यस बिल्कुल। इधर आओ। हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोलाइज्ड
काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट था क्या, इतने लोगों को प्रेशर जनरेट करवा। हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग, हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग, समझ रहा हूं मेरी बात को। हाइड्रोलाइज हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग। उसके बाद से दूसरे कथन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, बोलिए सर। एक्सक्यूज मी इधर किसी ने बोला अभी? नहीं बोला? इधर आओ। वाइल हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ, क्या बोला? पहली चीज बोलो जल्दी। सबसे पहली चीज कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? स्ट्रोंशियम। उसके बाद क्या बोला? बेरिलियम। डिहाइड्रेट्स, डिहाइड्रेट्स ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। मैं तुमको ये लाइन भी दिखा देता हूं इस ब्लॉक में कहां लिखा हुआ था। अब वो अच्छी यादों में है चैप्टर हमारे, लेकिन बेटा आज भी सवाल आपको मॉक्स वगैरह के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और मेन इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है कि एग्जाम के अंदर इसके पूछे जाने की चांसेस ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस लाइन का हो सकता है थोड़ा कम हो, इस कंसेप्ट का अब एस ब्लॉक के बाद कम हो, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स के से रिलेट करके ना उस सवाल को बड़े आसानी से पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को लगता हो कि एग्जाम्स के अंदर नहीं, बेटा हर समय एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई बार आपके लिए मॉक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के मॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें जितना कॉन्फिडेंस तुम्हारा गिरेगा, और मैं तुमको बता रहा हूं जितना अच्छे ब्रांड का तुम लगाओगे सवाल मिलेगा जरूर, क्योंकि ब्रांड को पता है ना भाई कि तुम यहां नहीं इंसर्ट करोगे, तुम दूसरी जगह इंसर्ट करोगे। हाँ या ना? अगर हम बात करें कि अगर ये बात किया जाए, क्या भाई तगड़ा कंसेप्ट था क्या? आए नो कमेंट्स, कम टू द पॉइंट अगेन। मैं क्या बोल रहा हूं? एनीवे इका वो है मतलब, तीतर का बाल लेके बैठते हो क्या तुम लोग क्लास में? इधर सुनो। अरे ठीक है, मतलब ठीक है, उतना ही मजा लो जितना में उसको भी कंफर्टेबल लगे। अब इतना मजा मत ले लो कि यार किसी को मतलब अच्छा ही ना लगे, इतना मजा मत लिया करो, ठीक है। देखो मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा लोगे नहीं जीवन चलेगा कैसे, समझ रहे हो? लेकिन मजे का भी एक लेवल होता है, एक सीमा होती है। अब तुम लोग सीमा में ही व्यस्त रहो, आते हैं हम अपने, ठीक है। अब तुम लोग इधर आओ, सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। बेरिल, क्या कह रहे हो बेटा? मजा लेना सही है, बिल्कुल सही बात है, मजा लेना। लेकिन किसका मजा लेना? गलती से ही तुम्हारा ले लिया पलट के तो, हाँ। चाचा चौधरी बोले एग्जाम, एग्जाम के अंदर घूम जाओ, समझ रहे हो? आ कहते हैं घूम जाओ, आ घूम जाके एकदम बाहर दूसरे वाले गेट से बाहर निकल जाओ। तुमने कहा नहीं चाचा चौधरी हम एग्जाम देने आए हैं, फिर वो एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार पलट के तुम्हारा ही मजा ले लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब पलटना में बहुत कुछ है। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, वरना आप लिटरली इधर सुनो। अब सुनो सुनो सुनो, क्या? हाँ बोल भाई। क्या बोर्ड पे नहीं दिख रहा है? तो अभी तक तुम देख क्या रहे हो फिर? बैठ जा भाई, वरना कुछ और देख लेगा तेरा। वैसे भी इस क्लास के लड़कों का टेस्ट सही नहीं है। एनीवे सबका जवाब रेडी है, टेंशन मत लो। आप कोई भी क्वेश्चन फेंक के देखना, मैं सबका जवाब देने में सक्षम हूं, ठीक है। इधर सुनो, यहां पे सुनो। पूरा कॉलेज इसी में बीत गया, पढ़े कहां हम लोग, जवाबें दे तो रहे थे। इधर सुनो, इधर सुनो। और कुछ था नहीं जीवन के अंदर, जवाबें देना था, जवाब देते देते पास हो गया। इधर सुनो मेरी बात को। एनीवे ओके, आज थोड़ा शांति से। अब नींद आएगी आपको? जितनी बार नींद आएगी उतनी बार लोग कहां कहां नजरें डालेंगे सोच लीजिए। मतलब सोना है वो इजी नहीं होना है, ठीक है। इधर देखो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। मैंने क्या बोला? हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोलाइज ऑन हीटिंग, वाइल हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम डिहाइड्रेट ऑन हीटिंग। नो डाउट ये लाइन नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है बेटा, सब इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर एक एक चीज दिखा देता हूं, एक एक मिनट सुन लीजिएगा। ये हालांकि अच्छी यादों में केवल अब चैप्टर है, बट मैं फिर कह रहा हूं
कि ये यहां से नहीं पूछेगा, आयनिक बॉन्ड से सवाल पूछेगा। ठीक है, आइए इधर आइए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ओ चिल्लाओ तो एक बारी ओ। जो जो आज के बाद आवाज निकाला समझ जाना ये वही है। नहीं नहीं, ट्रिपल एल एमसी नहीं, वो तो डिफाइन हो जाएगा ना, तो मेल कैरेक्टर डिफाइन कर देगा ना, समझने की कोशिश करो। यहां पे देखो, हाँ ये रहा लाइन। अब कहां गया बे, BCl2 वाला? नहीं नहीं नहीं, अच्छा इसमें आएगा ना, यस। नहीं 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 नहीं, अभी इसी में आ जाएगा, BCl2 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अभी आ जाएगा। हाँ हाँ, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, यस। Except beryllium halide, all other halides of alkaline earth metal are ionic in nature। अब पहला सवाल, BCl2 हुआ, और तो और मैं बता दे रहा हूं, MgCl2 हुआ, LiCl हुआ और AlCl3 हुआ। ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी गई है, दे आर सॉल्युबल इन बोथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज पोलर सॉल्वेंट। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट and soluble in organic solvent. Beryllium chloride has chain of structure in solid state. वर्ड मार्क करो, क्या लिख रहा है? बेरिलियम क्लोराइड हैज चेन स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। अब सुनना जरा गौर से, ये दोनों रिंग प्लानर होंगी या नॉन प्लानर, ये अब आप निकाल सकते हो अगर आपको पता है तो। सुनो सुनो, ए चाचा मत बतियाओ, इधर देखो। अब बताओ, ये बताओ, ये दोनों रिंग जो है, पहली चीज, एक एक सवाल को तोड़ते हैं, ये दोनों जो रिंग होंगी एडजेसेंट रिंग, ये प्लानर होंगी या नॉन प्लानर? प्लानर ना? हाँ, क्यों नॉन प्लानर होगा? लॉजिकली प्रूफ कर सकता है कोई? sp3 होने की वजह से क्या हो गया? एग्जैक्टली exactly. अगर टेट्राहेड्रल है तो क्या होता है टेट्राहेड्रल? 2v स्टेट। अगर एक v ऐसे है तो दूसरा v ऐसे होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक v ऐसे है तो दूसरा v ऐसे होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी ये दोनों v ऐसे पड़े हुए प्लेन में। एक कॉपी देना, कॉपी कॉपी दो। हाँ कोई भी कॉपी दो। लिखते हो इस पे तो वही दे रहे हो तो लिखोगे किस पे? मान लो वापस मैंने नहीं दिया तो इधर आओ, दूसरी कॉपी दो। ये देखो, ये समझो, यहां पे एक बेरिलियम बैठा हुआ है सेंटर में, यहां पे, ठीक है? लिखते हैं वे, एक पेज चाहिए फिर हटा लेना। देखो पेन देना, इधर देखो, बेरिलियम बेरिलियम, ये दो को गोला दिख रहा है तुमको? ऐसे समझो, नहीं दिख रहा है? जूम करके देखो, नहीं दिख रहा है? अरे ये दो को दिख रहा है गोला? इमेजिनेशन कर लो तो तगड़ी है तुम्हारी। समझ रहा हो मेरी बात को? अबे दिख तो रहा है बे, प्रॉपर दिख, दुद्दू को गोला दिख रहा है, को आजू में, को बाजू में है। समझ रहे हो? ये पकड़ो, ये देखो, ये क्या है? मान लो बी है, ये क्या है? बी है। अब सुनना, ये बी, समझ रहे हो ना? ए को बी यहां, ए को बी यहां। अब मत कहना सर बी कहां चला गया, समझ रहे हो? ए को देखो ऐसे, ये पेन, ये कॉपी मैंने पकड़ लिया, रुको, ये मैंने कहा, ये सुनना, ये एक बी कहां पे है? यहां पे है, और एक बी कहां पे है? यहां पे। एक वी कैसे बनेगा? एक और ये वाला वी बन गया, पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? अब देख रहे हो ऐसे फैला हुआ है, एगो इस कोने पे बैठा हुआ है सीएल, एगो इस कोने पे। एक सीएल कहां है? ये रहा, और एक सीएल कहां रहा? ये रहा, पक्की बात है? अब दूसरा बी आ जाओ, ये भी कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2। तो इसका एक वी कैसे होगा? ऐसे, एक वी ऐसे होगा, और एक वी कैसे होगा? ऐसे। अरे होगा या नहीं होगा? यानी इसका दोनों वी इस डायरेक्शन में, ऐसे समझो, ऐसे है, एक सीएल एक सीएल, इसका बी का एक सीएल एक सीएल,
तो ये एक वी बन गया। सपोज करना यहाँ पे मैंने कहा तुमसे, ये सपोज करना, करो। ये क्या है बोलो जल्दी? बेरिलियम। ये क्या है? सीएल। करो सारे लोग। ऐसे करोगे दीदी तब कहां होगा? जैसे हम बता रहे हैं वैसे इमेजिन करना पड़ेगा यार। महिला से वैसे ही हम डरते हैं। अब तुम लोग यार वहां पे मत किया करो प्लीज, एक बहुत सीरियस नोट पे वो है, ठीक है? पुरुष में जितना मतलब इनकी तो समझ रहे हो समझ गए ना? नहीं, लेकिन महिला वाला क्लास में ये सब काम नहीं। ई मत करना बस, बाकी और कुछ कर लेना तुम लोग। ई नहीं कि इन लोगों के साथ सिंपैथी है, इन लोगों से हम डरते हैं थोड़ा समझ रहे हो? डरते इसलिए है क्योंकि आप भी डर के रहा करिए, ठीक है? आप इसलिए डर के रहा करिए दो चीजों की वजह से। पहली चीज तो अपने संस्कार की वजह से, दूसरा अपने चरित्र की वजह से। बाकी उसके बाद से मैंने कहा ना, ये लोग है ना, इनकी पकड़ के, ठीक है? इधर आओ, सुनो 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 सुनो। नहीं 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 नहीं, अरे यार तुम लोग नहीं जानते हो भाई, ये सब मामला बहुत ऑफेंसिव बनता है, तुमको नहीं पता है। अभी बच्चे हो ना, तो अभी तुम तो मजा लेके तुरंत खट से किसी बोल के निकल जाओगे, तुमको नहीं पता। ऐसे ऐसे भाई, एक वो केस हम देखे थे दिल्ली में, सुसाइडल केस बनने वाला था। हम उस दिन कसम खाए, हम उस दिन कसम खाए कि अपनी क्लास में तुम हमको देख लो ना, हम कभी भी किसी बच्चे को डांट देंगे, थोड़ा सा इनको इनको डांट देंगे बस इसके लिए कि लिखो मत, बाकी और किसी के लिए नहीं भिड़ता इनसे समझ रहे हो? क्योंकि यू डोंट नो, समझ रहे हो? अच्छा, इस बात को लेके ऑफेंसिव मत होइएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि अगर आपका ना गलती से अगर एक बार मैंने खिल्ली उड़ा दी ना, उसके बाद ये लोग छोड़ेंगे नहीं। सब बहुत नालायक है सबके सब। और आप लोग भी दो चीज मैंने कहा ना, सबसे पहली चीज अपना दामन बचाइए, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है? और ये बात की अगर गहरी समझ रखते हैं तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। कभी मत कीजिएगा जीवन में, यहां बच जाना। बाकी मैंने क्या बोला, बोला ना ये लोग हैं, ठीक है? समझ रहे हो? अरे इन द सेंस तुम्हें तो फुल वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। यस, वी आर सुपर मेल। इधर सुनो, ए मजाक नहीं मजाक नहीं मजाक नहीं, बेटा सुनो सुनो सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा भी तुम्हारे घर का कोई होता तो नहीं बोलते थे यार। अब बाकी अब सर तो मतलब अब भाई होते तो, अरे हम अपने भाइयों से, जाओ मेरे भाइयों के पास मिलो। मेरे घर में कोई भी मतलब हो, कोई नहीं खुला होगा, सबसे ज्यादा मैं ही, सबको मैं पसंद आता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको जो काम करने हैं वही कांड मैं छपवाता हूँ। बाकी सब लोग तो अपना सीनियरिटी दिखाने में बिजी रहते हैं। सीनियर हूं मैं ना, जैसे होता क्या है कि और लोग भी घर में है तो सीनियर हूं मैं, तो मैं ऐसे कैसे? अरे वो यार बच्चे हैं अभी, वो कॉलेज वाले लड़के हैं, उनको पता है मेरे को क्या चाहिए। मेन तो उनका मजा उधर ही छुपा हुआ है ना? तो इसलिए आपकी इज्जत बचपन से नहीं है, समझिए आप बात को, ठीक है? तो आइए इधर मुद्दे की बात पे आते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें, ये क्या है? सीएल। ये दोनों देखना है, ये दोनों सीएल है। और उसका देखो अगर जरा गौर से, वो दोनों सीएल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनना, करो बे, फील तो लो। क्या है? बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। पहला सीएल, दूसरा सीएल। सुनना, ठीक है? पहला सीएल, पहला दूसरा, पहला दूसरा। वो देखो, वो क्या है बोलो जल्दी? दूसरा बेरिलियम। दूसरा क्या है? बेरिलियम। पहला, ठीक है? दूसरा, अरे हाँ ना बोलो। अब इनके बीच में ये सीएल है, एक पड़ा है तो दूसरा खड़ा है। पड़ा है, पड़ा है, पक्की बात है? बोलो हाँ, है ना? बोथ द रिंग्स आर नॉन प्लानर। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब एक चीज दिमाग में एकदम क्लियर फिक्स करो, sp3 दिखा बेटा, हम तुरंत नॉन प्लानर बोलेंगे। कहेंगे एगो पड़ा है तो दूसरा, फिर एगो, तो फिर एगो। असल में हम बताएं, अभी आगे चल के यही बोलेंगे, पड़ा है खड़ा है, पड़ा है खड़ा है। तीनों में पड़ा है और तीनों में खड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर क्या रिंग, समझ रहे हो मेरी बात को? तीनों में क्या है? पड़ा है, और तीनों में क्या है? खड़ा है। क्योंकि तीनों में अगर आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और sp3 में बोल के मैं तुमको एग्जाम का इतना बड़ा सवाल बोल रहा हूं कि B2S6 में सबसे पहला सवाल उसका बनेगा हाइब्रिडाइजेशन में। बता दीजिए बोरॉन का चाचा, तो आप क्या बोलेंगे? sp3। और जैसे ही आप sp3 बोलेंगे, इसका मतलब एगो खड़ा है और दूसरा पड़ा है, फिर एगो, फिर एगो। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई बड़ा एकदम स्मूथ बोल रहा है, कह रहा पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक क्या है बोलो जल्दी? खड़ा, और एक पड़ा। यानी दोनों रिंग एडजेसेंट है या फिर नॉन, सॉरी, एडजेसेंट रिंग जो है वो नॉन प्लानर है या प्लानर है? अब आइए आइए आ जाइए एनसीईआरटी की लाइन पे, क्या लिखा हुआ है? BCl2 ये सब हो गया, आगे इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन वेपर फेज। क्या बोला हुआ है? इन वेपर फेज BCl2 टेंड टू फॉर्म अ क्लोरोब्रिज डाइमर। टेम्परेचर कितना रखना है बोलो जल्दी? which dissociate into linear monomer at higher temperature of order 1200 Kelvin।
आगे क्या लिखता है, द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, बोलो बोलो, पानी को क्या बोल रहा है, ये देखो, द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट, हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, ये पूरा एकदम अपना नियम बनाओ, बोलोगे कोऑर्डिनेशन में बड़ा काम आएगा। पानी को जोड़ के रखने के लिए आपके ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज, और दूसरी चीज साइज क्या होनी चाहिए, जितनी साइज छोटी होगी और जितना चार्ज ज्यादा होगा, पानी को आप उतना ज्यादा जोड़ पाएंगे, चाहे आप केटायन रहे और चाहे आप एनायन रहे। और ये लाइन तुम्हारी इतनी मदद करेगी ना, जब भी तुम फंस जाओगे F-Cl-Br-I में, बताइए मुझे हाइड्रेशन एनर्जी किस, अबे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, पानी जुड़ेगा, एनर्जी निकलेगी, नाम क्या बनेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। मैं एक्चुअल में कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तब से यही बोल रहा हूं, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पानी को जोड़ के रखने के लिए चार्ज ज्यादा चाहिए और साइज कम। F माइनस लिया, Cl माइनस लिया, Br माइनस लिया, I माइनस लिया, चार्ज सब पे क्या है, बरोबर, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, सब पे चार्ज क्या है, बरोबर। साइज किसकी बड़ी है, I माइनस की। पानी I से ज्यादा जुड़ेगा या F से, F से ज्यादा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, यानी F का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद Cl का, उसके बाद Br का, उसके बाद I का। हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फिनोमेना होती है या नहीं होती है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल का एप्लीकेशन याद करो। मैंने तुम्हें बोला था ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हेलोजन, और क्या बोला था, रिड्यूसिंग बिहेवियर, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। मैंने बोला था डोमिनेटिंग एनर्जी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एनर्जी। हेलोजन के केस में बोला है, जाके कॉपी पलट के देख लो वहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले टॉपिक में, ठीक है। क्या बोला था, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हेलोजन की डोमिनेटिंग एनर्जी कौन सी होती है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन F माइनस का या I माइनस का तगड़ा, बताओ आप मुझे खुद सोचो। F माइनस, तो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, F, देन उसके बाद Cl, देन उसके बाद Br, देन उसके बाद I। यही तो सवाल मैं पूछना चाहता हूं। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, क्या बोलता है, द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, रीजन, पानी को जोड़ के रखने के लिए या हाइड्रेट बनाने के लिए आपको कितनी बातों का ध्यान रखना है, दो। एक बात कौन सी होती है कि चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, साइज क्या होनी चाहिए, कम। और वो साइज क्या बढ़ रही थी, साइज नीचे जाने पे बढ़ रही थी, इसलिए द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट, क्या बोला हुआ है, हैलाइड हाइड्रेट, क्या बोला हुआ है, हैलाइड हाइड्रेट। ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रेट। अब इससे ज्यादा फैल नहीं सकता है बेटा, समझ रहे हो। तो हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2 डाउन द ग्रुप। The dehydration of dehydrated chlorides, bromides और iodides, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोलता है, फिर से सुनना, द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का जोड़ना या उड़ना, किसमें होगा, CaBr और CaSr और Ba। तो यहां पे देखो क्या बोलता है, द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। जैसे ही हीट करोगे पानी क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा। हाउएवर द करस्पॉन्डिंग हाइड्रेटेड हैलाइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफर्स। अब मैंने दो लाइन तुम्हें दिया, ये दोनों इतनी लाइन से मैंने दो लाइन जो क्रक्स निकाल के दिए, वो क्या लाइन है वो सुनिए। लाइन क्या है, लाइन ये है, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग, मतलब ये टूट जाते हैं हीट करने पे। बहुत सिंपल सी भाषा में, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम डिहाइड्रेट, मतलब उड़ जाते हैं ये कहां पे, हीटिंग करने पे, ठीक है। यही बात मैंने आपको लिखवाई, ठीक है। एनीवे, आते हैं हम आगे आते हैं। फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन क्लोराइड्स ओइंग टू देयर हाई लैटिस एनर्जी, ब्ला ब्ला, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, मेन बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सब बातें एनसीईआरटी में मेंशन थी। अब ये हो सकता है एस ब्लॉक में ना पूछा जाए, लेकिन अब ये कहां पूछा जाएगा, आयोनिक बॉन्ड में। कहां पूछा जाएगा, आयोनिक, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी तो आपने पढ़ना है, लैटिस एनर्जी तो आपने पढ़ना है, सवाल तो अभी भी वो बनाएगा, क्योंकि रीजन तो अलग है। अब रीजन अलग किस पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे है सारा मामला, तो वो तो सवाल वहां पे बना लेगा। तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज मैंने किसकी बोली, बोलो जल्दी। सबसे पहली चीज BeCl2, तो कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, sp2 और sp, ठीक है। एक जगह कैसा होगा, बोलो जल्दी, ये सॉलिड स्टेट में, ये वेपर, और ये कैसा हो गया, वेपर, पक्की बात है। अब जो है ये दो चीजें जो हैं इनको हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक बात और सुन लीजिए बस,
ये भाई ये कैसे होते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सच कहूं अभी तक के केमिकल बॉन्डिंग में वो भी होता है, अरे AlCl3, हाँ तो रुको वेट करो अभी बताएंगे, ठीक है। हैलाइड्स की मैं बात कर रहा हूं अभी, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर हम बात करते हैं तो एक कहा जाएगा हाइड्राइड और एक कहा जाएगा क्लोराइड। दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैलाइड्स डेफिशिएंट कंपाउंड बनेंगे। पहले कौन से, जैसे अगर हैलाइड का कभी भी बात कर दिया तुमको, हैलाइड्स की कभी भी बात कर दिया तो कौन बनेगा हमेशा, BCl2 बनेगा और क्या बनेगा, AlCl3। और अगर मान लो तुमसे हाइड्राइड बोल देता है, क्या बोल देता है, हाइड्राइड, तो हमेशा क्या बनेगा आपका, B2S6 या फिर BH3। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट की बात पे हम आते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि B2S6 Al2Cl6, मैं आपको बता दूं केमिकल बॉन्डिंग अगर एकदम अटमोस्ट लेवल से मुझसे पूछो कि सर अटमोस्ट लेवल से मुझे ये बताइए कि सवाल की एकदम 100% श्योरिटी आप बताओ, कि श्योरिटी है कि मतलब इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। अभी तक मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया है उसमें माइट पॉसिबल एग्जामिनर क्वेश्चन मिस कर दे, बट मैं एकदम मेंशन कर देना चाहता हूं, एमओटी और वीक फोर्सेस आप कभी मत छोड़ के जाइए। एक सवाल आपको पेपर में जरूर मिलेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मिले या चाहे अप्रत्यक्ष। मतलब इतने सेगमेंट को अगर हम छोड़ देते हैं तो एक हमारे पास चांसेस है, कोई बात नहीं, हम फिर भी नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन एमओटी और वीक फोर्सेस एक ऐसा सेगमेंट होगा जो इसके बाद अब चालू होगा। वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां श्योर शॉट है कि सवाल आएगा ही आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए मैं आपको टॉपिक कैसे कराऊंगा, मैं खुद बता दूंगा कि कौन से टॉपिक, जैसे मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल में श्योर शॉट, सर श्योर शॉट बताओ जहां पे सवाल एकदम एग्जामिनर फेंकेगा ही फेंकेगा। पीरियोडिसिटी में 4 पढ़ लो, 4 पीरियोडिसिटी, जेड इफेक्टिव हटाओ, रेडियस, आईपी, ईए और आपका ईयर, ये 4 ये एकदम मेजर है कि यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एमओटी और वीक फोर्सेस पे, समझ रहे हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह से आप देखेंगे लास्ट सवाल 2016, 2017, 2019 तक पूछे गए हैं। अब ट्रेंड जो है ना वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। और मैं आपको ऑर्गेनिक में भी बता देता हूं, अगर किसी की IUPSC गई है तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो, आइसोमेरिज्म गया है तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो। तुमको हम आज भी बोल दें, आइसोमेरिज्म से सवाल इस बार पेपर में आप देखिएगा कितने आते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, और मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, GOC की तरफ ट्रेंड को शिफ्ट मारिए, आगे की चीजें ज्यादा पढ़िए। आइसोमेरिज्म में फैलते हैं लोग, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप फैल जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मीजो, डायस्टेरियोमस, इनएंशियोमस, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मुझे पता है, एंड तक जाते जाते होगी भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उससे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है आपको। पैनिक कब कब होना है, जब आपको एमओटी ना आए। पैनिक कब होना है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ना आए। और मैं बता रहा हूं ये टॉपिक लिखते चलना अभी से, कि एकदम एग्जाम सेंट्रिक, जहां से श्योर शॉट तुम्हारा एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। लिख लो केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी एंड वीक फोर्सेस, इसको एकदम मन लगा के पढ़ना है भाई, एकदम मन लगा के, एकदम नहीं छोड़ना है, आपका सवाल जरूर बनेगा इस बार। एमओटी एंड वीक फोर्सेस पूरा लिख लीजिए, एमओटी एंड वीक फोर्सेस। एमओटी एंड वीक फोर्सेस। हाइब्रिडाइजेशन में भी लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में भी, हाइब्रिडाइजेशन भी लिखिए। और उसके अंदर एक टॉपिक मैं बता दे रहा हूं क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में लिखेंगे जेनॉन और सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक कभी मत छोड़ के जाइए। जेनॉन XeO2F2, XeOF4, XeF2, ठीक है, ये सब नहीं छोड़ना है। जेनॉन और सल्फर, जेनॉन एंड सल्फर, जेनॉन एंड सल्फर वाले का जब भी मिल जाए, शेप मिल जाए, स्ट्रक्चर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तुरंत सॉल्व करना चालू कर देना। ये मान लेना ये 3, अभी तक मैं 3 आपको दे रहा हूं, और मैं गिन के आपको हर टॉपिक में 10-10 दूंगा। 10-10 के बाद आप सवाल पेपर में अपना देख लेना, नीट के पेपर में। और मैं आपको ओपन कह रहा हूं, आइसोमेरिज्म IUPSC से आज डेट नोट करो, टाइम नोट करो, ये बात 3 साल की रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूं। आज नहीं, मैंने 2 साल पहले से ये बात मानना शुरू कर दिया था कि आइसोमेरिज्म और IUPSC का ट्रेंड आप उठा के देख लीजिए, 4 सालों में, पिछले 4 सालों में एक बार सवाल आया है। और वो भी कैसा सवाल आया, ऐसा सवाल है जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आइसोमेरिज्म में तो भाई साहब गंदी मचा रखी है। और इस बार फिर बोल रहा हूं, आइसोमेरिज्म IUPSC का ट्रेंड जा रहा है, नहीं अगर हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आगे से स्टार्ट करो, सवाल आगे से अभी तुम्हें मिलेगा।
अब जो जो टॉपिक ऐसे लिखवाते हैं ये एक कॉपी बना लेना और प्लीज एंड तक आप नोट करना और आप देखना पेपर के अंदर मैक्सिमम सवाल इन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।